नमस्कार। हमें ये घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान का पहला इंटरनेट टीवी आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। चौथी दुनिया, जिसने हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में पहला कदम रखा और पहला ही कदम इतिहास बन गया, क्योंकि इसके पहले कोई भी साप्ताहिक या संडे पेपर हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में नहीं था। उसी तरह से अब हम आपके सामने हिंदुस्तान का पहला इंटरनेट टेलीविज़न लेके आ रहे हैं और हमारी अपेक्षा है कि हम आपके सामने वो सारी चीज़ें लेकर के आएं जो हिंदी पत्रकारिता से गायब हो गई हैं। जैसे अभी तक हमें ये नहीं पता कि हिंदुस्तान का राजनीतिक इतिहास क्या है, सामाजिक इतिहास है, सांप्रदायिक इतिहास है, सामाजिक इतिहास है, लेकिन हिंदुस्तान में राजनीतिक घटनाएं क्या घटीं, उनके पीछे कौन से विचार थे, उनके पीछे तथ्य क्या थे, इनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हम इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं श्री कमल मुरारका जी के साथ। कमल मुरारका हिंदुस्तान के उन चंद लोगों में हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री नहीं, हिंदुस्तान के सर्वाधिक विश्वसनीय नेताओं में से एक चंद्रशेखर जी को बहुत करीब से देखा है। चंद्रशेखर जी युवा तुर्क रहे, भारत के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भारत के जनजीवन के ऊपर गहरी छाप छोड़ी। एक गरीब घर से यात्रा शुरू की, पैदा उसमें हुए, पर धीरे धीरे वो देश के प्रधानमंत्री बने और इस बीच में उन्होंने कोई राजनीतिक पद, सरकारी पद नहीं लिया। कमल मुरारका जी से जानने की कोशिश करेंगे कि चंद्रशेखर जी का इस देश की राजनीति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, और यहां से हम शुरू कर रहे हैं हिंदुस्तान की राजनीतिक इतिहास की यात्रा, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें हम आगे जानेंगे उन सब लोगों से जो जीवित हैं हमारे बीच में और जिनके मन में, जिनके दिल में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो घटनाएं आज तक न कहीं छपी हैं, न कहीं कही गई हैं, न कहीं लिखी गई हैं। इसलिए इस सीरीज का हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्व है और हमारा ये मानना है कि पत्रकारिता के लिए भी बहुत महत्व है। आइए बात करते हैं श्री कमल मुरारका जी से। चंद्रशेखर जी जब हम कहते हैं तो एक तस्वीर दिमाग में उभरती है कि युवा तुर्क की तस्वीर, और हम लोगों ने एक चीज़ और देखी कि चंद्रशेखर जी को हम लोगों ने या तो युवा तुर्क देखा या बिल्कुल आखिर में बीमार देखा, एक आम मानस में है। चंद्रशेखर जी को लोगों ने बीच में झिझकते वैसे नहीं देखा। आपसे ये जानना चाहेंगे, चंद्रशेखर जी जब युवा तुर्क थे और खासकर मेरा ख्याल है 67-68 का ज़माना था, तो चंद्रशेखर जी की मेकिंग कैसे हुई, उनका नाम कैसे हुआ, और साथ साथ भारतीय राजनीति में उनका प्रभाव किन घटनाओं के जरिए पड़ा? मेरी समझ में वो पहले राज्यसभा के सदस्य बने शायद पीएसपी की टिकट पर, तो मेरा उनसे परिचय नहीं था। फिर अशोक मेहता के साथ वो कांग्रेस में सम्मिलित हुए शायद 64-65 के टाइम पर, जब वो एमपी बन चुके थे राज्यसभा के। 1967 का जो आम चुनाव हुआ उसमें पूंजीपतियों ने बहुत पैसा खर्चा किया कांग्रेस को हराने की कोशिश में। 67 उसको प्रोटेस्ट कर उस बात को उनको नागवार गुजरी, और राज्यसभा, हालांकि इलेक्शन लोकसभा का था, उन्होंने राज्यसभा में सवाल बहुत जोर से उठाया कि पैसे का प्रभाव चुनाव पर नहीं पड़ना चाहिए और पूंजीपतियों पर रोक लगानी चाहिए। और उस समय बिरला फैमिली सबसे बड़ी फैमिली थी और उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट लिया था स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ और उनके कैंडिडेट्स को पैसा देने में। तो मैं समझता हूँ, कम से कम मैंने एज अ नए हम तो कॉलेज से बाहर निकले थे, तो मैंने उनका नाम पढ़ा कि एक सदस्य चंद्रशेखर जी का नाम है और कांग्रेस पार्टी, रूलिंग पार्टी के मेंबर हैं। उन्होंने सवाल उठाया, एतराज उठाया और कहा पॉलिटिकल पार्टीज को बिजनेस हाउसेस से डोनेशन बैन होना चाहिए।
वो बैन हो गया 67 या 68 में। हालांकि वो अलग बात है कि उस बैन से फर्क नहीं पड़ा, काला धन आने लग गया पॉलिटिक्स में, वो अलग बात है। लेकिन मैं समझता हूं पहला उनका नेशनल स्टेज पे पहला मुद्दा यह था, यानी वो परेशानी आज तक है कि पैसे का प्रभाव इलेक्शन में कैसे कम किया जाए। वो पहला उनका नेशनल लेवल का मुद्दा था। फिर इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री बनी 66 में, और 67 के बाद उनको मैंडेट मिला, तो वो भी चाहती थी कि कुछ जनता से जुड़े हुए प्रश्न जो बहुत दिनों से पेंडिंग है उनको कुछ किया जाए। तो फरीदाबाद में कांग्रेस का एक सेशन हुआ, और जैसे आम कांग्रेस सेशंस में प्रस्ताव आते हैं, आर्थिक प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव, विदेश नीति पे प्रस्ताव, तो एक आर्थिक प्रस्ताव था। निजलिंगप्पा कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, जो कि कंजर्वेटिव आदमी थे, वो वामपंथी, उनके विचार एकदम नहीं थे। तो उसमें एक 10 पॉइंट प्रोग्राम था, जो मैं समझता हूं कि किसी ने उसको गंभीरता से उसको देखा नहीं था। वो पारित हो गया। पारित इसलिए हो गया कि अटेंडेंस बहुत कम थी, और चंद्रशेखर जी और इनकी जो ग्रुप थी, लेफ्ट लीनिंग या सोशलिस्ट ग्रुप, उन्होंने पारित करा दिया उसको। वहीं से एक तरह से कांग्रेस के दो बन गए हिस्से, एक निजलिंगप्पा, मोरारजी देसाई, कामराज तो फिर भी गरीबों के प्रति उनकी सहानुभूति थी, लेकिन जो कंजर्वेटिव कांग्रेस वाले थे, एस के पाटिल, उनको तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं था। इंदिरा जी ने स्टैंड ले लिया कि भाई जब ये प्रस्ताव पारित हो गया है तो या तो पार्टी को वापस बुलाइए प्रस्ताव बर्खास्त करने के लिए, या इन पर अमल कीजिए। तो वो उस प्रस्ताव में क्या था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, स्ट्रेट ट्रेडिंग एंड फूड ग्रेन्स, मतलब काफी लेफ्ट लीनिंग था। तो चंद्रशेखर जी ने उसको मुद्दा बना लिया। तो 68 से लड़ाई शुरू हुई। जब वहीं फरीदाबाद अधिवेशन में, क्या आपको याद है चंद्रशेखर जी ने आपको कभी शायद बताया हो कि उनका पहला मोरारजी देसाई के खिलाफ भाषण उसी अधिवेशन में हुआ था, जिसको इंदिरा जी ने कहा था कि तुम बहुत मोरारजी को परेशान करते हो? वो शायद उसके थोड़े दिन बाद हुआ। 68 में तो क्या हुआ, वो निजलिंगप्पा सदारत कर रहे थे और ये रेजोल्यूशन ऐसे ही पास हो गया। उसमें ज्यादा मोरारजी भाई को क्रिटिसाइज करने की नौबत नहीं आई। लेकिन 69 में जाकिर हुसैन साहब का देहांत हो गया, जो वैसे तो अनइवेंटफुल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, दूसरे बन जाते, लेकिन उससे ये मुद्दा जुड़ गया, क्योंकि दो ग्रुप बन चुकी थी। संजीव रेड्डी साहब को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाना चाहती थी, राष्ट्रपति, और वीवी गिरी जो एक्टिंग राष्ट्रपति बन गए थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, वो खुद राष्ट्रपति बनना चाहते थे। तो कांग्रेस के दो गुट होके इंदिरा जी ने समर्थन कर दिया वीवी गिरी का। तो एक तरह से पूरी कांग्रेस के अंदर टर्मोइल हो गई। बाद में कांग्रेस टूट भी गई उसी श्रृंखला में आगे। लेकिन उस समय इंदिरा जी ने जुलाई 69 में अचानक मोरारजी भाई का फाइनेंस पोर्टफोलियो ले लिया। फाइनेंस पोर्टफोलियो ले लिया तो मोरारजी भाई ने अपना इस्तीफा दे दिया। तो उन्होंने मनाने की कोशिश की, लेकिन कहा फाइनेंस पोर्टफोलियो तो मैं रखूंगी, उनका प्लान था। और 2 दिन में, फाइनेंस पोर्टफोलियो लेने के 2 दिन में अध्यादेश जारी करके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और 14 बैंक, उस समय जो देश की टोटल बैंक की डिपॉजिट्स थी उसकी 85% डिपॉजिट्स 14 बैंक में थी। स्टेट बैंक तो ऑलरेडी सरकारी बैंक थी, ये 14 को मिलाने से 85% पूंजी, बैंकों की पूंजी सरकारी हाथ में आ गई। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी स्टेप था। अब वो अलग बात है कि आज जो विश्लेषण में लोग कहेंगे कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल उसके लिए किया, या वो अलग बात है, लेकिन किया। और उससे चंद्रशेखर जी एकदम इंदिरा जी के पक्ष में हो गए कि भाई ये बात ठीक है, ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण ठीक किया आपने, स्टेट ट्रेडिंग भी करिए, इस प्रोग्राम को आगे चलाइए। 1.5 साल ये सब चला। इंडिकेट और सिंडिकेट वाला मसला, हाँ, उसको इंडिकेट बोलने लगे लोग, उन लोगों को सिंडिकेट बोलने लगे, निजलिंगप्पा वगैरह को, और इंदिरा गांधी था इसलिए इंडिकेट बोलने लगे इनको। तो
ये जो कांग्रेस के दो टुकड़े हुए, इंडिकेट और सिंडिकेट समझ लीजिए कॉमन भाषा में, तो सिंडिकेट वाले भी अपने आप में दृढ़ थे कि देश को वामपंथियों के हाथ में हम नहीं जाने देंगे, और जो सीपीआई सीपीएम वगैरह पार्टियां थी वो इंदिरा गांधी का पक्ष करने लग गई। तो एक तरह से आइडियोलॉजिकल डिवाइड कंट्री में, मेरी मेमोरी में 52 से 67 तक तो कांग्रेस एक छत्र राज कर रही थी। 67 में कुछ हुआ, संयुक्त विधायक दल वगैरह बिहार में यूपी में बना, बट 69 में आइडियोलॉजिकल एक लकीर खींची गई कि लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है। लेकिन दुर्भाग्यवश वो चला सिर्फ 1.5 साल, क्योंकि सुबह इंदिरा जी ने मिड टर्म पोल बुला लिया और गरीबी हटाओ के स्लोगन पर इलेक्शन जीत गई। 350 सीट उनकी आ गई, 2/3 मेजोरिटी। उसके बाद से चंद्रशेखर जी की डिफरेंसेस शुरू हो गए मिसेस गांधी से। क्यों? क्योंकि इतना बहुमत पाने के बाद उन्होंने वो वामपंथी जो पॉलिसीज थी उनको दरकिनारे कर दी। दूसरा दौर आता है फिर 71 से 75, उसके बीच में हालांकि चंद्रशेखर जी वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, कांग्रेस के एमपी थे वैसे, लेकिन वो पार्टी में बराबर वर्किंग कमेटी में प्रेशर बना के रखते थे कि लैंड रिफॉर्म करिए, मतलब गरीबों के हक की बात या वामपंथी विचारों की बात, लेकिन वो चली नहीं। कुमार मंगलम भी थे, कुमार मंगलम ने, मोहन कुमार मंगलम स्टील मिनिस्टर थे, उन्होंने कोल का राष्ट्रीयकरण किया, कुछ स्टेप्स हुए, लेकिन इंदिरा जी का मन नहीं था। ये फैक्ट है कि इंदिरा जी को लगा कि इतने लेफ्ट जाने से भी देश का भला नहीं होगा, तो उन्होंने रोक लगाई। उसका तो निधन हो गया कुमार मंगलम का प्लेन क्रैश में। और फिर इंदिरा जी ने धीरे धीरे, मैं तो नहीं कहूंगा कि रिवर्स कर दी पॉलिसी, क्योंकि बैंक तो नेशनलाइज थी, लेकिन उनका मन यह था कि बैलेंस लाया जाए। तो जॉर्ज फर्नांडिस ने रेलवे स्ट्राइक की 74 में, वो भी इसी का श्रृंखला का एक हिस्सा था। और चंद्रशेखर जी इस फेवर में नहीं थी कि रेलवे बंद हो जाए, लेकिन इंदिरा जी ने पूरी सरकारी ताकत लगा के उस रेलवे स्ट्राइक को क्रश कर दिया। और मैं समझता हूं वो एक दूसरा इस कंट्री का टर्निंग पॉइंट है कि इतनी सरकारी दमनकारी शक्तियों का इस्तेमाल कर कर और रेलवे वर्कर्स के खिलाफ पूरे देश में स्ट्राइक को क्रश कर देना। और जॉर्ज फर्नांडिस की पर्सनालिटी उभरी थी, उसको भी थोड़ी दबाई। मैं समझता हूं इमरजेंसी जो हुई 75 में, वो उसी श्रृंखला में बात बढ़ते गई और एक जजमेंट आ गया मिसेस गांधी के खिलाफ, रायबरेली इलेक्शन का। जजमेंट तो बहुत ही टेक्निकल था, कुछ उसमें था ही नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री थी वो, और जज ने कह दिया कि करप्ट प्रैक्टिस, वो शब्द ऐसा है, हालांकि वो कुछ था ही नहीं, बहुत छोटा मुद्दा था, लेकिन उससे पूरे देश में ऑपोजिशन तो उबला हुआ बैठा था, पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। और दबाने के लिए मिसेस गांधी ने 25 जून 75 रात को इमरजेंसी लागू करके सबको गिरफ्तार कर लिया। पर उसके पहले ये हम लोग जानना चाहेंगे कि चंद्रशेखर जी ने वो जो जिसको यंग टर्क ग्रुप कहते हैं, जिसमें कृष्णकांत जी और मोहन धारिया ये शामिल थे, वो कैसे फॉर्म हुआ? ये 68 से 72 वो फरीदाबाद का जो रेजोल्यूशन हुआ, उससे ये लोग सब इकट्ठा हो गए। चंद्रशेखर जी, मोहन धारिया, कृष्णकांत, रामधन, एक ग्रुप बन गया कि यहाँ पे प्रेशर डालो लीडरशिप पे कि इसको लागू करें। तो उनको यंग टर्क्स बोलने लगे, यंग थे उम्र में। और यंग टर्क्स की एक हिस्ट्री है टर्की की कि भाई रेडिकल रिफॉर्म किया जाए। तो वो 3-4 साल वो दौर चला, मैं समझता हूं। तो इस ग्रुप का हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर असर क्या पड़ा? उस समय तो पड़ा ही, उस समय तो बहुत बड़ा असर पड़ा। बैंकों का जैसे राष्ट्रीयकरण हुआ, ये मेरी मान्यता है, हालांकि मैं तो पूंजीपति घराने से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन ये मेरी मान्यता है कि अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होता तो आज इतनी तरक्की नहीं होती देश में। क्योंकि जो स्टेट बैंक तो सरकारी बैंक थी, ये जो 14 बैंक जो उन्होंने राष्ट्रीयकरण की, वो 14 बिजनेस हाउसेस के हाथ में थी। एक टाटा की बैंक थी, एक बिरला की बैंक थी, एक शांति प्रसाद जैन की बैंक थी, इस तरह से थी। कुछ साउथ की बैंक थी, पाई फैमिली की, इनकी। तो वो रिस्क नहीं लेते थे, वो पूंजी उन्हीं को लेंड करते थे जिनका कारखाना हो या जिनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ हो। राष्ट्रीयकरण करने से इन्होंने किया कि भाई रिक्शा वाले, ठेले गाड़ी वाले, टैक्सी वाले, इनको जो लोन मिलना शुरू हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी
बढ़ गई एकदम। और आज चाहे जो करें ये लोग, और ठीक है अब वापस प्राइवेटाइजेशन का दौर आ गया, लेकिन इतनी कम से कम अंग्रेजी में जो शब्द मिसेस गांधी ने यूज किया था कि देयर शुड बी अ वाइड स्प्रेड डिफ्यूजन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब जो उद्यमी हैं वो कुछ खानदान से सिर्फ आए वो नहीं होना चाहिए। उद्यमी तो छोटी दुकान भी कोई खोलेगा, एक ऑटो रिक्शा भी चलाएगा, उद्यमी तो है ही ना, उसने लोन लिया और कमा के वापस चुकाएगा, वो हुआ बहुत बड़े स्केल पे हुआ। तो यंग टर्क्स को आप क्रेडिट दीजिए चाहे मिसेस गांधी को दीजिए, बट ये फैक्ट है कि हिंदुस्तान की राजनीति 10-15 घरानों के हाथ में थी, उसका स्ट्रेंगल होल्ड 69 में हट गया। आपने कहा कि चंद्रशेखर जी के और मिसेस गांधी में कुछ डिफरेंसेस पैदा हुए, उन डिफरेंसेस को चंद्रशेखर जी किस तरह एनालाइज करते थे? वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, इंदिरा गांधी नेता थी, प्रधानमंत्री बन चुकी थी, जवाहरलाल नेहरू की लड़की थी, तो स्वाभाविक है वो तो नहीं चाहेंगे ना कि कोई दूसरा नेता उभरे और उनको चैलेंज करे। तो उसका पहला हुआ 71 में शिमला में कांग्रेस का सेशन हो रहा था। तो उस जमाने में तो सब प्रक्रिया बराबर फॉलो होती थी। तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी एक होती थी जो टिकटें डिसाइड करती थी इलेक्शंस की। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का भी इलेक्शन होता था। चंद्रशेखर जी ने अपना फॉर्म भर दिया, प्रस्तावक 2-4-5 चाहिए होंगे कांग्रेस के एक्टिव मेंबर्स का, तूफान खड़ा हो गया, सब अखबारों में आ गया भाई ये कौन आदमी है, इंदिरा जी ने इनको अप्रूव नहीं किया है, एस्टेब्लिशमेंट खड़ा नहीं किया है। उस समय बड़े पावरफुल लोग होते थे, उमाशंकर दीक्षित, यशपाल कपूर, ये मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर वगैरह सब चंद्रशेखर, सीताराम केसरी तो थे ही हमेशा से। तो चंद्रशेखर ने कहा मुझे कोई इलेक्शन में जीतना तो है ही नहीं, मुझे खाली डेमोक्रेसी कायम रहे कांग्रेस में, इसलिए मुझे खड़ा होना है। वो इलेक्शन में जीत गए। यानी कांग्रेस के भी रेजिलियंस देखिए आप, एक आम वर्कर जानते हुए, और कोई आम वर्कर के दिल में मिसेस गांधी के प्रति कोई श्रद्धा कम नहीं थी, लेकिन आम कांग्रेस का वर्कर भी चाहता था कि हमारी पार्टी मजबूत पार्टी रहे। वो इलेक्ट हो गए। वो मैं समझता हूं नेशनल लेवल की लीडरशिप उनको उस दिन से मिली। 71 में जब कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के वो सदस्य इलेक्ट होकर आए, उस दिन प्रेस ने मान लिया कि ये लीडर हैं। जब तक वहीं है राज्यसभा के मेंबर थे, वो लोकसभा के इलेक्शन भी नहीं लड़े थे, तब ये स्टैंप हो गया कि नेशनल लीडर है। और उसके 2 साल बाद 73 में एआईसीसी का सेशन हुआ कलकत्ते में, विधाननगर, उसमें वर्किंग कमेटी का इलेक्शन हुआ। तो उस समय सिस्टम ये थी कि 11-21 मेंबर वर्किंग कमेटी के होते थे, एक तो प्रेसिडेंट, और 10 प्रेसिडेंट मनोनीत करते थे और 10 इलेक्ट होते थे। तो होता यह था कि वो 10 की सूची भी प्राइम मिनिस्टर बना देते थे, उसकी भी इलेक्ट हो जाते थे। तो वहां भी चंद्रशेखर जी ने फॉर्म भर दिया। वो मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मैं कलकत्ते में था। चंद्रशेखर जी का आम वर्कर कमल, जिसको मैं जानता नहीं हूं, कांग्रेस के वर्कर साउथ के और कहीं के भी आम वर्कर जो मुझे मिल रहा है पंडाल में, कह रहा है आप विड्रॉ मत करिएगा, मेरा कोई मतलब नहीं। और ये उमाशंकर जी दीक्षित ने कहा कि चंद्रशेखर जी क्यों कर रहे हैं आप ये, इंदिरा जी आपको नॉमिनेट कर देंगे। तो कहा नहीं, मुझे वर्किंग कमेटी का मेंबर तो बनना ही नहीं है, मुझे इलेक्शन लड़ना है। विचित्र बात है। तो काफी कोशिश के बाद भी जब उन्होंने नहीं विड्रॉ किया, तो जो विड्रॉल की टाइमिंग होती है तो उन्होंने और किसी से विड्रॉ करा के यूनानिमस इलेक्शन करा दिया, तो इलेक्ट हो गए वो, तो यूनानिमसली चुनाव करा दिया। तो देखिए मिसेस गांधी, मैं उनकी तारीफ करूंगा आज, मतलब इलेक्ट हो गए क्योंकि इलेक्शन, हाँ इलेक्शन नहीं होने दिया। तो मिसेस गांधी डायस पे थी, वो चंद्रशेखर जी खुद मुझे सुना रहे थे। तो चंद्रशेखर जी से गुजरे थे, उन्होंने आवाज दी, चंद्रशेखर जी बात करनी है आपसे, ऊपर है। तो कहा बधाई हो आपको। तो कहा बधाई की क्या बात है इसमें, तो आपकी मेहरबानी है। वो नहीं मेहरबानी का क्या मतलब, इलेक्शन होता तो आप चुन के आ जाते, ये लोग तो समझते ही नहीं है कुछ। ये लोग मतलब पार्टी मैनेजर इतनी मतलब निपुण थी वो कि भाई इलेक्ट हो गए हैं ना, तो उनके साथ तो चलना है ना। तो कितना गुडविल गेन कर लिया, मुझे अभी तक याद है। चंद्रशेखर जी जिस ढंग से कहा, बड़े खुश थे। तो ये भी लीडर की क्वालिटी होती है कि मिसेस गांधी इतनी निपुण थी कि पार्टी तो आगे चलानी है, बड़ी पार्टी है। उस समय तो कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी। वो तो इमरजेंसी के बाद जनता रूल आ गया तो कुछ हुआ, उसके पहले तो कांग्रेस वॉज ओनली पार्टी
ये कोई सोच ही नहीं सकता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी और किसी के हाथ में जा सकती है। तो 71 और 73 तो स्टैंप हो गया कि चंद्रशेखर जी नेशनल लीडर है। और 74 में मूवमेंट चला जेपी का बिहार में, गया फायरिंग हुई थी, 2-3 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई। अब्दुल गफूर सीएम थे, जयप्रकाश जी ने स्टैंड ले लिया कि ये नहीं चलेगा। और वो तो खैर वो तो पूरे प्रेस को भी पता है कि पूरे कंट्री में, गुजरात में आंदोलन उसी टाइम शुरू हो गया। गुजरात और बिहार दोनों जगह तो बहुत जोरदार आंदोलन था वो। उस तरह का आंदोलन तो मैं समझता नहीं दोबारा हुआ स्टूडेंट्स का। नवनिर्माण आंदोलन गुजरात में हुआ और यहाँ जेपी के सदारत में। और उसी टाइम रेलवे स्ट्राइक हो गई, उसको क्रश कर दी। ये सारे इवेंट्स जुड़ते जुड़ते इमरजेंसी हो गई। और इमरजेंसी में एकमात्र कांग्रेस के आदमी तो गिरफ्तार हुए चंद्रशेखर जी, ऑपोजिशन लीडर से गिरफ्तार एक रामधन जी। ऑपोजिशन के लीडर तो गिरफ्तार हुए, समझ सकता हूं मैं कि आपको मोरारजी भाई, जयप्रकाश नारायण, पीलू मोदी, चरण सिंह, अटल बिहारी, कांग्रेस आरएसएस वाले, वो तो ठीक है। चंद्रशेखर जी गिरफ्तार करने का क्या मतलब? इंदिरा जी को लगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर कोई पोलराइजेशन की ताकत किसी में है तो इस आदमी में है। तो अभी मैं इमरजेंसी तो कर दूंगी, फिर पार्टी में कहीं फूट पड़ गई तो मुश्किल पड़ जाएगी। तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और जैसे आप जानते हैं, गिरफ्तार आदमी हो गया, 19 महीने जेल रह लिए, तो नेशनल लीडरशिप तो अपने आप हो गई, उसकी तो कोई अब स्टैंप की जरूरत ही नहीं है। और जब जेल से निकले वो, तब लोकसभा का पहला इलेक्शन लड़े हो बलिया से 77 में। उसके पहले चंद्रशेखर जी और जयप्रकाश जी, चंद्रशेखर जी आपको क्या कुछ याद है, कोई घटना बताते हो जयप्रकाश जी के साथ भी उनका? बहुत आंदोलन के दिनों में से बहुत वो कुछ घटनाएं याद है? बहुत बहुत बम्बई आए थे चंद्रशेखर जी फरवरी 75 में। इमरजेंसी की, हमको पता भी नहीं था कि इमरजेंसी होने वाली है, तो मैं उनके साथ ही घूम रहा था। तो एमपी थे, कल वर्किंग कमेटी के मेंबर थे। डॉक्टर शांति पटेल उनके बहुत पुराने सहयोगी थे, वो भी कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे। उन्होंने मीटिंग अरेंज की थी बॉम्बे में, तो एक हॉल में अरेंज की थी। हम वहां पहुंचे तो खचाखच हॉल भरा हुआ था, लोग बाहर तक खड़े हुए थे। और चंद्रशेखर जी ने कहा वहां भाषण में कि मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि जयप्रकाश के आंदोलन का क्या होगा। तो मैं हर जगह एक ही बात कहता हूं कि मैं नहीं समझता कि जयप्रकाश के आंदोलन से कोई समस्या पैदा हो गई है। मैं समझता हूं समस्याओं से जेपी का आंदोलन खड़ा हो गया है। मैं आज तक मुझे याद है, इतनी तालियां आप इमेजिन नहीं कर सकते। उस समय हम तो बहुत जूनियर थे, हम समझ गए कि इलेक्शन अगर आ गया तो इंदिरा जी को भारी पड़ जाएगा। अगर ये पब्लिक का रिएक्शन है, आम पब्लिक, कोई बॉम्बे की पब्लिक, गांव की तो बात छोड़ दीजिए। तो उस समय चंद्रशेखर जी का इंदिरा जी को वो यही कहते थे कि जेपी से कन्फ्रंट मत करिए आप। उनकी राय जो थी वो ये थी कि पॉलिटिकल पार्टी, वो तो कांग्रेस ही थे, जब तक कोई जनता पार्टी की तो बात ही नहीं थी। तो कहते थे आप ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ बोलिए, आप जो आपके मुद्दे हैं जनसंघ वालों से कभी पटेगी नहीं जिससे, लेकिन जेपी के खिलाफ मत बोलिए। क्यों? क्योंकि जेपी सत्ता नहीं मांग रहे हैं। आप उससे लड़ सकते हैं जो सत्ता आपसे मांग रहा है। जेपी तो कह रहे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म करो, एजुकेशनल रिफॉर्म करो। वो वही बात बोल रहे हैं जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। तो अब हमारा मैनिफेस्टो हमको जो याद दिलाए, चाहे वो हमारे मत का नहीं हो, लेकिन वो तो ऐसी कोई बात करने बोल ही नहीं रहा जो आप खुद नहीं बोले हैं। और वो हमेशा इंडिया का इतिहास, उनका एक नजरिया रहता था। तो वो कहते थे हमेशा कि इंडिया वो देश है जहां राजाओं की कभी पूजा नहीं हुई है, फकीरों की पूजा हुई है। आप विलायत जाएंगे तो किंग जॉर्ज, किंग एडवर्ड, इंडिया जाइए तो नानक, कबीर, नरसिंह मेहता, तुकाराम, इन लोगों की पूजा हुई है। तो जेपी तो फकीर है, वो तो कुछ मांग नहीं रहे, बोलते नहीं मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ, मुझे मिनिस्टर बनाओ, कोई पॉलिटिकल पार्टी। फकीर से जीतेंगे नहीं आप, तो जेपी को कन्फ्रंट मत करिए। अब जैसे होता है, इंदिरा जी ने कोशिश भी की होगी, बैक चैनल सीताराम केसरी भी जाते थे मिलने, कई लोग जाते थे, लेकिन बात बनी नहीं। चंद्रशेखर जी ने कभी आपको बताया कि किन लोगों ने इंदिरा जी को मतलब भटकाया या इस तरह की राय दी कि जयप्रकाश जी से कंफर्मेशन करना चाहिए? नहीं, चंद्रशेखर जी की राय ये थी कि ब्लेम किसी को भी करो, बट इंदिरा जी खुद सोच समझ के करती हैं जो करती हैं।
संजय गांधी के लोग कहते थे। तो ठीक है, संजय गांधी तो लड़का था, जूनियर था। पावर, इट वॉज पावर पॉलिटिक्स। इंदिरा जी को कभी लगा नहीं कि जेपी उभर के और सबको इकट्ठा करके और ऐसा हो जाए, कभी सोची नहीं थी। वो बाद में एक बार कहा, जब वो बाद में बताऊंगा, उस समय तो इट वॉज पावर का झगड़ा था। इंदिरा जी को लगा मेरे पावर को, मेरी कुर्सी हिलाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, तो उनको कभी सूझा नहीं कि जेपी से डायलॉग करके कुछ पीस कर लें। उनको लगा, उनके मन में कई भ्रांतियां थी। अब जैसे रामनाथ गोविंद का, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, वो जेपी से बहुत क्लोज थे, तो इंदिरा जी को लगता था कि रामनाथ गोविंद का वगैरह भड़का रहे हैं जेपी को, नहीं अदर वे राउंड, कि जेपी तो एक मूल सवाल उठा रहे थे, पार्टीलेस डेमोक्रेसी, टोटल रेवोल्यूशन, वो तो बड़ी बात कर रहे थे। इंदिरा जी को लगा ये सब तो पूंजीपति, बोला भी पब्लिक स्पीच में उन्होंने कहा कि पूंजीपतियों घर पे रहते हैं वगैरह, मतलब पर्सनल भी थोड़ा। इंदिरा जी काफी गुस्से में थी। वो सेंटेंस ही बताते हैं कि जो पैसे वालों के गेस्ट हाउसेज में रहते हैं, तो वो सेंटेंस उसने शायद जयप्रकाश जी को, चंद्रशेखर जी, एक बार आपको याद होगा, एक बार ये कह रहे थे कि ये सेंटेंस था जहां से वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जिसको कहते हैं हो गया। बाद में तो बदल गई वो भी, वो इमरजेंसी के बाद का जब रिजल्ट देखा तो उनको समझ में आ गया कि ये गलत कर दिया मैंने। जेल में चंद्रशेखर जी गए तो उन्होंने लौट के आपको, जब जेल से बाहर निकल के आए तो वो 19 महीने का क्या अनुभव उन्होंने बताया, जेल का और जेल के बाहर का, कुछ भी अगर आपको याद हो तो। जेल डायरी लिखते थे, वो तो पब्लिश भी हुई है, रोज डायरी लिखते थे जेल में, तो आम बात, जो अखबार में पढ़ा, अखबार तो सेंसर्ड थे उस टाइम, जो आता था उसके बारे में टिप्पणी कुछ कर देते थे। जेल लाइफ के बारे में उन्होंने कहा कि मेरे को बात यह है कि पीलू, मोदी, बीजू पटनायक, इनके लिए मुझे, मेरा तो आदर बढ़ गया जेल में। क्यों बढ़ गया? कि भाई हम तो गरीब परिवार से आए हुए हैं, हम तो बलिया में पैदा हुए, बड़े हुए, गरीबी में पले बड़े हुए हैं, तो हमको तो तुम पूछो तो फ्रीडम तो नहीं थी, लेकिन बाकी जेल में तो ठीक था रहने का, पंखा भी था, खाना भी ठीक मिलता था और बिस्तर भी था। लेकिन ये लोग जो पूंजीपति घराने में पैदा हुए हैं, जो बिना एयर कंडीशन के भी रहे नहीं है, बिना, ये चुपचाप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। पीलू मोदी को पैरोल पे छोड़ने को तैयार थे, उसने कहा नहीं, पैरोल नहीं, मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं है, या तो मुझे छोड़ दो या मैं जेल में रहूंगा। तो बोले मेरा क्योंकि मैंने पूछा उनको कि मैं भी इन लोगों के खिलाफ था, मैंने कहा इन लोगों से आपकी दोस्ती कैसे हो सकती है, ये तो बिल्कुल कैपिटलिस्ट के वो हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो पर्सनल कैरेक्टर इन लोगों का बहुत हाई, इंदिरा गांधी से सेटलमेंट करने में इनको क्या नुकसान था, नहीं किया किसी ने भी। और जेल में बोले कोई, मुझे तो बोले कि दिक्कत ये हुई कि शुरू में 1 हफ्ते 10 दिन हम सब साथ में थे, फिर पता नहीं मुझे पटियाला ले गए लोग और सोलिटरी कन्फाइनमेंट, 19 महीने वो सोलिटरी कन्फाइनमेंट में अकेले, कोई पॉलिटिकल प्रिजनर उनके आसपास नहीं था। ये बोले मेरा बिहेवियर अच्छा था। पर्सनल लेवल पर जितने पुलिस कर्मचारी, जितने डॉक्टर, हॉस्पिटल, क्योंकि आप थोड़ा भी कंप्लेन करेंगे तो आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं क्योंकि डिटेन हुए हैं आप, तो वो तो दे वर वेरी वेरी सिंपैथेटिक। पुलिस वाला तो हर आदमी को सिंपैथी की, ठीक है हमको ड्यूटी है करनी पड़ती है, बाकी दिल से कोई राजी नहीं था। और डॉक्टर्स का, यंग डॉक्टर, मेडिकल स्टूडेंट होते थे, वो तो बोले इतने आक्रामक होते थे कि हमको ले जाते थे पुलिस वाले बोले फनी है, वो 10 पुलिस वाले मुझे घेर के ले जा रहे हैं हॉस्पिटल, अरे कोई भाग थोड़ी जाएगा कोई आदमी, ठीक है गए वहां, मेडिकल स्टूडेंट, पुलिस वाले बाहर खड़े रहो तुम लोग, चलो अब एग्जामिन कर रहे हैं पेशेंट को, तो मुझे अकेले मुझे बोलेंगे साहब कुछ चिट्ठी उठी देनी है किसी को तो दे दीजिए, हम लोग पास पहुंचा देंगे। तो ये दैट वाज मतलब माहौल ये था। तो उनका तो बहुत अच्छा अनुभव रहा जेल में। कोई ऐसा, इंदिरा जी कुछ भी करती होंगी अपनी जगह, बट नॉट द आर्म, नॉट इवन द ऑफिशियल्स, पुलिस वाले वैसे नहीं थे और कोई नहीं। उनको जेल जाने का कभी अफसोस हुआ? उनको जेल जाने का कभी अफसोस हुआ? एकदम नहीं, इमरजेंसी। बल्कि जेल डायरी में उन्होंने लिखा है कि जब ये इतना मूवमेंट बढ़ गया और रात को 12 बजे फोन आया 1 बजे गांधी पीस फाउंडेशन से कि पुलिस आई है जेपी को लेने, तो उस समय तो उनके पास कार वार कुछ नहीं होती थी, टैक्सी पकड़ के गए। और रास्ते भर मुझे ये ख्याल आ रहा था कि क्या हो गया इंदिरा जी को, जयप्रकाश जी को अरेस्ट कर रही है, इसके तो परिणाम बहुत खराब होंगे, तो मुझे क्या करना चाहिए। अब वहां पहुंचा तो जेपी ऑलरेडी कार में बैठ के पार्लियामेंट सीट में पीछे पीछे वहां चला गया। 15 मिनट में तो रिलीव हो गया कि पुलिस ऑफिसर मुझे साइड में लेके कहा कि आपका भी वारंट है और आपके घर हमने पुलिस भेजी है। तो मेरी दुविधा दूर हो गई कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, चलो। अफसोस का सवाल ही नहीं, अफसोस होता अगर वो अरेस्ट नहीं होते तो
क्योंकि वो दुविधा हो जाती है उनको कि मैं कांग्रेस में हूं, इस्तीफा दूं नहीं दूं, मूवमेंट कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि इमरजेंसी है, सेंसरशिप है। तो उनका काम, वो खुद लिखते हैं कि मेरा काम आसान कर दिया इंदिरा जी ने मुझे जेल भेजकर। जेल से निकलने के बाद नहीं, जेल से निकलने के पहले, क्योंकि उन इंदिरा जी ने नुमाइंदे भेजे इनके पास। मैं भूल रहा हूं, एक ही नुमाइंदा था जो चंद्रशेखर जी और मोहन धारिया दोनों को मिला, नाम याद आएगा बताऊंगा आपको। तो उसने कहा कि इंदिरा जी आपसे मिलना चाहती है। तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि मैं तो प्रिजनर हूं, एज ए प्रिजनर तो मैं किससे मिलने जाऊंगा नहीं, रिलीज होऊंगा तब जाऊंगा। इंदिरा जी ने शायद माइंड मेकअप कर लिया था इलेक्शन करवाने का, तो वो चाहती थी शायद कि चंद्रशेखर जी पार्टी में रह जाएं, जो भी उनके मन में होगा। थोड़े दिन बाद इनका रिलीज ऑर्डर आ गया, फिर रिलीज हो गए। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बॉम्बे में था, अखबार में आया चंद्रशेखर धारिया रिलीज्ड। हमने तुरंत फोन किया उनको, खुद ही फोन उठाते थे वो, बड़े हंसे, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे हम कल बात हुई आज फिर हो रही है, बात हो रही है हमारी 19 महीने बाद। बोले कहाँ हो तुम? वो बॉम्बे। कब आ रहे हो दिल्ली? बोले आज ही आ रहा हूँ। आओ मिलो तुम। गया मिलने। तो दाढ़ी उनकी शेवन ऑफ थी, वो जेल में शायद दिक्कत होती होगी, तो ठीक है बैठे। धर्म, क्या नाम उसका, धर्मवीर सिन्हा, हाँ डिप्टी मिनिस्टर था उस टाइम, वो भी आया हुआ था मिलने। मतलब ये पुराने इनके वो थे, जैसे हरिकिशोर, धर्मवीर सिन्हा, ये तो मतलब 10-12 लोग हम इकट्ठा थे। रात को खाना वाना साथ में खा लिए, फिर देर रात सब चले गए, तो वो अकेले बात करने लगे, भाई क्या हुआ 19 महीने में ये वो। तो उन्होंने ये सब बताया कि इंदिरा जी ने भेजा था। तो मैंने कहा जब तक मैं फ्री नहीं होऊंगा। मैं कहा क्या प्रोग्राम है? बोले कहा अब तो या तो इलेक्शन होगा देश में, या हमको फिर जेल जाना पड़ेगा। मैं कही क्या बात हुई आपकी? तो देखो छोड़ा है हम लोगों का मतलब क्या के लिए छोड़ा है, ये तो नहीं चलेगा सिस्टम जो चल रहा है। या तो इन्होंने मन बना लिया इलेक्शन करने का, और या फिर ऑपरेस करना पड़ेगा हम लोगों को। देखते हैं क्या होता है। 3-4 दिन में इलेक्शन डिक्लेयर हो गए। तो फिर बॉम्बे जा चुका, तो फोन करके खूब हंसे। मैंने कहा मुझे नहीं लगता इलेक्शन होगा। वो तुम देखना, वो तो 1 हफ्ते में हो गया इलेक्शन अनाउंस। तो वो आए मिलने, वो जो सज्जन थे, कौन थे मीडिएटर, नाम भूल रहा हूं मैं। तो कहा कि चलिए इंदिरा जी से मिलने। बोले अब क्या, तो इलेक्शन के बाद मुलाकात होगी, अब क्या मिलना है उनसे? वो बेचारा बीच आदमी वो रह गया। तो कहा नहीं अब तो इलेक्शन हो जाने दीजिए, उसके बाद मिलेंगे। और इनकी मीटिंग हो गई, मोरारजी देसाई, और ये जनता पार्टी बन गई जल्दी जल्दी में। वो कैसे बनी? नहीं वो तो क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने कह दिया ना कि अगर आप चाहते हो मैं कैंपेन करूं तो किसी का फ्लैग नहीं होगा यूज। आरएसएस की रैली हुई, वो आरएसएस की टोपी पहन के घूम रहे थे, नानाजी देशमुख ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी इसमें। जेपी ने कहा एक पार्टी एक झंडा में आप होंगे तो मैं कैंपेन करूंगा। तो मेरा कैंपेन सिंपल है, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, बाकी सब बात मुद्दे के बैकग्राउंड में। तो पार्टी बन गई। नानाजी देशमुख ने कहा जनसंघ वालों से कि भाई अब तो मरो और मरने की लड़ाई आ गई है। तो फिर इंदिरा जी अगर ये इलेक्शन जीत गई तो हमेशा के लिए पॉलिटिक्स तो गई। तो सबने अग्री कर लिया, जनता पार्टी बन गई। अब जनता पार्टी बन गई मतलब उसका पार्टी का प्रोसीजर हो तो बहुत दूर की बात हो गई। तो लोक दल के पास एक सिंबल था किसान, हलधर किसान वाला, अप्रूव सिंबल, तो सबने वही सिंबल एक्सेप्ट कर लिया। और उस टाइम चंद्रशेखर को तो प्रेसिडेंट बनने का सवाल ही नहीं था, मोरारजी भाई प्रेसिडेंट थे पार्टी के, और इलेक्शन हो गया। तो इलेक्शन के बाद जब जनता पार्टी जीत गई, मोरारजी भाई पावर में आ गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। चंद्रशेखर जी ने अपॉइंटमेंट लिया इंदिरा गांधी से मिलने का, गए मिलने, मुझे खुद सुना रहे थे। तो बोले 2 मिनट तो कमल बड़ा हो गया, एम्बेरसिंग, न वो कुछ बोल रही है न मैं कुछ बोल रहा हूँ, बैठ गए दोनों। तो मैंने शुरू किया, मैं कहा इंदिरा जी ये सब क्यों किया आपने? कहा चंद्रशेखर जी बताइए, मुझे तो पता भी नहीं था, सिक्योरिटी इतनी थी कि पब्लिक में इतना रोष है, और मैं तो उस समय समझ रही थी कंट्री टूट जाएगी, जिस तरह से जेपी मूवमेंट कर रहे थे पूरे। तो मैंने कहा इंदिरा जी छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, पॉलिटिक्स में होते रहता है। आपने वो किया जो पॉलिटिकली आपने ठीक समझा, परिणाम भी आ गए। मैं तो इसलिए आया था आज आपसे मिलने कि अपने पर्सनल संबंध वही रहेंगे जो पहले से। पॉलिटिकल बात छोड़ दीजिए। आपने मुझे जेल भेजा, इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि आपने नहीं भेजा,
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भेजा अपने पॉलिटिकल उसके लिए, छोड़ दीजिए उस बात को। मुझे बताइए मेरे लायक कुछ काम हो, मैं वही चंद्रशेखर हूं। आप तुरंत इंदिरा गांधी ने कहा, चंद्रशेखर जी आप क्या बात कर रहे हैं, ये तो इतना, ये लोग इतने नाराज हैं, अब बताइए मेरे पास रहने का घर भी नहीं है, और फिरोज ने लिया था घर मेहरौली में, वो आधा बना हुआ है, तो मुझे तो पता ही नहीं मैं जाऊंगी कहां। इंदिरा गांधी तो चंद्रशेखर जी ने कहा क्या बात आपने करी, आप प्राइम मिनिस्टर कंट्री की रह चुकी है 11 साल, गवर्नमेंट आपको घर अलॉट करेगी। बोले नहीं, मोरारजी भाई ने मना कर दिया। तो कहा मेरी जिम्मेदारी आप छोड़ दीजिए, मोरारजी भाई से मैं करा दूंगा, घर की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, और बताइए क्या प्रॉब्लम। ठीक है, हो गया। चंद्रशेखर मोरारजी भाई को गए, नहीं 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 चंद्रशेखर जी ये कैसे हो सकता है, ये तो गलत परिपाटी एक बार डाल देंगे तो हमेशा चलते रहेगी। बड़ी मुश्किल है। तो कहा देखिए मोरारजी भाई कुछ चलेगा नहीं इसमें, मैं ऑलरेडी इंदिरा जी को प्रॉमिस करके आ गया हूं, तो अलॉट तो आपको करना पड़ेगा। कौन सा घर अलॉट करें, क्या करें। तो बोले बड़ी मुश्किल से मोरारजी भाई को मनाया, फिर कहते हैं लेकिन मार्केट रेंट पे करना पड़ेगा उनको, वो जो नियम से, बोले वो जो आपको जो करना है करिए, आप बुला के तुरंत को इंस्ट्रक्शन दीजिए, पहले घर अलॉट करिए उनको। वो तो खैर 3 साल बाद फिर प्राइम मिनिस्टर बन गई, कौन सोचा था उस समय। न मोरारजी भाई को न चंद्रशेखर जी को, ये मैं कह सकता हूं चंद्रशेखर जी को कभी इल्म नहीं था कि इंदिरा गांधी वापस पावर में आ सकती। उनको तो लगा कि कंट्री ने उलट दिया उनको, और तो 3 साल में वापस हिस्ट्री पलट गई, अलग बात है। तो उस समय चंद्रशेखर जी बिल्कुल साफ दिल से कि भाई ये नहीं हो सकता, 11 साल जो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है उनको आप इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। कुछ भी पॉलिटिकल मतभेद होंगे तो रोज होंगे, उससे क्या मतलब। मोरारजी भाई ने चंद्रशेखर जी को ऑफर किया था क्या कैबिनेट मिनिस्टर बनने? वो तो घटक थे अलग अलग, तो पहले 6-8 मेंबर कैबिनेट बनाने की बात थी, तो मोरारजी भाई, चरण सिंह, जगजीवन राम, मधुले में जॉर्ज फर्नांडिस में से एक, राजनारायण कर्पूरी ठाकुर में से एक, ये तो तय थे। और ये जो घटक था इसमें भाई ये कहा चंद्रशेखर जी को लेना है। मोहन धारिया चाहते थे बनना, तो मोरारजी भाई के लोगों ने उनसे बात कर ली, कैसे करो तुम, चंद्रशेखर तुम्हारा नाम अगर रिकमेंड कर दें तो ले लेंगे। तो मोरारजी धारिया गए चंद्रशेखर जी के पास, चंद्रशेखर जी कहा मैं कौन होता हूँ रिकमेंड करने लगा, मोरारजी भाई ने पूछा है मुझे क्या, पूछेंगे जरूर मैं नाम दे दूंगा मैं। बोले नहीं आप, वो तो वहां से फोन आया मोरारजी भाई कि मोहन धारिया को हम कैबिनेट में लेना चाहते हैं। नहीं, बोले नहीं, उन्होंने कहा मेरे आप रेकमेंड कर दीजिए। चंद्रशेखर ने फोन कर दिया कि धारिया को ले लीजिए। मोरारजी भाई ने कहा नहीं नहीं मैं तो चाहता था कि आप ही रहते। ऐसे उन्हें कहा, चंद्रशेखर नहीं धारिया ठीक है जी, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं आगे। अरे मैं समझता हूं मोरारजी भाई अगर खुद चंद्रशेखर जी को लेते तो ज्वाइन कर लेते कैबिनेट, लेकिन धारिया जी की वजह से कहने की। चंद्रशेखर जी से जुड़ा हुआ दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मोरारजी भाई की सरकार, उससे जुड़े फैसले, चंद्रशेखर जी का अध्यक्ष पद और मोरारजी भाई से उनका मतभेद। तो हम जनता पार्टी की सरकार के समय जब चंद्रशेखर जी अध्यक्ष हुए तो उसकी बात करें। जैसे मैंने बताया फरीदाबाद सेशन का रेजोल्यूशन मैं समझता हूँ टर्निंग पॉइंट इन इंडिया हिस्ट्री है वो। और जो हास्यास्पद बात यह है कि वो मतलब बिना इंटेंशन के पास हो गया, वो सीरियस डिबेट होके पास नहीं हुआ, रात को शाम को जब अटेंडेंस बहुत सेंसिटिव पास हो गया, लेकिन इट वॉज ए डिसाइसिव चेंज इन द कंट्री। मैं समझता हूँ गरीबी उन्मूलन में उसका बहुत हाथ है। ठीक है, बाद में पॉलिसी नहीं चलती, भ्रष्टाचार भी होता है। सबसे बड़ी शिकायत पूंजीपतियों की है कि साहब राष्ट्रीय कृत बैंक में बहुत भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर में भी होता है। तो वो तो एक मैं बहानेबाजी में समझता हूँ। हाँ, ये सही बात है कि इंडिया में चाहे बस सर्विस हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी सर्विस हो, चाहे टेलीफोन सर्विस हो, जो सरकारी हाथों में उसमें जो सर्विस पुअर है,
पर वो कारण नहीं है कि बैंकों की पूंजी गरीब लोगों को नहीं मिले या कृषि क्षेत्र को नहीं मिले। पहले कृषि क्षेत्र में तो थे ही नहीं, खाली जो रूरल एरिया जो मनी लेंडर थे वो उनके ब्याज से जो महीने का 4-4, 5-5% सूद लेते थे। तो वो तो मैं समझता हूँ टर्निंग पॉइंट है। उसी तरह से बैंकों का राष्ट्रीयकरण वो उसी रेजोल्यूशन को लेके हुआ। प्रीवी पर्सेस अबॉलिश हुए, उसका कोई इतना बड़ा असर नहीं हुआ, लेकिन एक सांकेतिक असर वो भी था कि वे राजा महाराजा के, हालांकि उसमें चंद्रशेखर जी को बाद में अफसोस रहा कि ये फेयर नहीं किया अपन ने, तो अमाउंट बहुत कम था। और राजा महाराजा तो मतलब 2-4-8-10 राजा महाराज छोड़ दीजिए, जो बाकी इतने छोटे थे उनको हार्डशिप ही हो गई उससे। कोई खास बड़ा मुद्दा नहीं था वो सांकेतिक मुद्दा था। पब्लिक उनकी नंबर प्लेट अलग होती थी, तो एक टूवर्ड्स डेमोक्रेसी कि नहीं ये सब जमाना गया अब। और 47 में इंडिपेंडेंस मिली, 69 में हुआ, हो गया 22 साल, अब कितना साल आप चलाएंगे। टर्निंग पॉइंट था। 71 का इलेक्शन गरीबी हटाओ पर जिसने भी इन्वेंट किया स्लोगन कि ऑपोजिशन पार्टीज के लिए कहा, ये लोग कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, चल गया वो तुरंत। लोगों ने कहा भी तो एक औरत के पीछे पड़े हुए हैं, ये तो हम लोगों की बात करी है, इलेक्ट हो गई। इस स्लोगन को दिनमान के उस समय सहायक संपादक थे श्रीकांत वर्मा। हाँ हाँ, नहीं उन्होंने वो नेक्स्ट वाला स्लोगन, सरकार उन्हें सौंपी है जो सरकार चला सके, 80 वाला स्लोगन उनका था। अच्छा, श्रीकांत वर्मा का। जब जनता पार्टी फेल हो गई तो कहा स्लोगन कहां से आएगा, गरीबी हटाओ तो गया। तो उन्होंने निकाला वोट उसको दीजिए जो सरकार चला सके, मतलब जनता पार्टी के खिलाफ ये था कि चला ही नहीं पाया, 2.5 साल में फेल हो गए, वो श्रीकांत वर्मा का। ये जो मोरारजी भाई की जब सरकार बनी, चंद्रशेखर जी अध्यक्ष हुए, तो उस समय नीतियां कैसे तय हुई? क्या चंद्रशेखर जी का कोई शुरू में मोरारजी भाई सरकार बनी थी, अध्यक्ष नहीं बने थे चंद्रशेखर जी, वो 2-3 महीने बाद बने। जब सरकार बनी तो मोरारजी भाई देखिए पुराने किस्म के आदमी थे, वो समझते थे कि चंद्रशेखर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने पार्टी के, तो सलाह मशवरा करते थे। हालांकि मोरारजी भाई खुद की आइडियाज इतनी रिजिड थी, अब जैसे प्रोहिबिशन पे उनकी आइडिया ऐसी थी कि शराब पीने वाले आदमी को खराबी समझते थे, तो पार्टी में कभी डिस्कस भी नहीं किया। पीलू मोदी ने उनको एक बहुत कड़क खत लिखा था कि पार्टी में बिना डिस्कस किए आप कैसे प्रोहिबिशन लागू कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन नीतियां तो मैनिफेस्टो में आई चुकी थी, एंटी कांग्रेसिज्म का जमाना था। जनसंघ का जो फैक्शन, हालांकि 300 में से 100 मेंबर उनके थे, पर वो हावी होने का उनका सवाल नहीं था। वो भी हिंदुत्व और ये सब तो कोई मुद्दे आने का सवाल ही नहीं था उस टाइम। तो मुद्दे तो वही थे, गरीब का ठीक करो। और जयप्रकाश नारायण जवाहरलाल नेहरू के जमाने में जब कांग्रेस पार्टी में उनकी विलय होने की बात थी, तो खत एक्सचेंज है जवाहरलाल नेहरू के जयप्रकाश नारायण के, तो उसमें भी जयप्रकाश नारायण ने लिखा था कि बैंक, इंश्योरेंस और माइनिंग सरकारी हाथ में होना चाहिए। अगर डेवलपिंग कंट्री को डेवलप करना है तो पूंजी और इंश्योरेंस और ये माइनिंग, क्योंकि ये देखिए आज यही सवाल आज फिर देश को झंझोड़ रहे हैं। माइनिंग को देखिए कितना बड़ा वो हो रहा है प्रॉब्लम, ट्राइबल्स को डिस्प्लेस करने का। और तो जेपी ने उस बात पे बात टूट गई, नेहरू तैयार नहीं थे नेशनलाइजेशन के लिए या इतना कड़क स्टेप लेने की। तो उन्होंने कहा आई विश यू ऑल द बेस्ट, बट पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। तो जब जनता पार्टी बनी तो चंद्रशेखर जी तो नेचुरली वही सोशलिस्ट धारा अपनी चलाते थे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। माइनिंग में कोई खास चेंज नहीं हुई। तो चंद्रशेखर जी का असर कितना था मोरारजी भाई की असर था, नीतियों को? नहीं असर था। देखिए चंद्रशेखर जी अपने तरीके से फंक्शन करते थे। एक किस्सा बताता हूं। आचार्य विनोबा भावे अनशन पर बैठ गए कि भाई गो हत्या बंद होनी चाहिए देश में, तो मैं आमरण अनशन कर रहा हूं। टेंशन क्रिएट हो गया। विनोबा जी हालांकि इंदिरा गांधी के पक्ष के थे, पर विनोबा जी तो विनोबा जी थे। तो चंद्रशेखर जी अपनी स्टाइल से, निर्मला देशपांडे उनके थ्रू, कि भाई मनाइए विनोबा को, उनकी जान बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए। इस तरह से ठीक है, गोहत्या का उनका एक मुद्दा है, लेकिन इस देश में तो नॉर्थ ईस्ट में और कहीं गोहत्या पूरे देश में बंद नहीं हो सकती। कुछ करेंगे तो करते करते इस पे आया कि भाई विनोबा जी का, वो लिख के बोलते थे, मौन धारण कर रखे थे, तो
लिख के बोलते थे, या जो भी निर्मला जी ने कहा कि 10 करोड़ या 100 करोड़ रुपया सरकार दे दे गोरक्षा के लिए। तो जी कहा ये हो जाएगा, ये मैं मोरारजी भाई से बात करके कर दूंगा। तो बोले आप एक दिन आ जाइए, प्राइम मिनिस्टर आए या ना आए, आप आ जाइए, आपके हाथ से अनशन तोड़ देंगे। चंद्रशेखर जी ने प्रोग्राम बना लिया। मैं उनके पास ही बैठा था, उन्होंने मोरारजी भाई को फोन किया, नहीं चंद्रशेखर जी, विनोबा ने तय कर लिया तो उनको जाने दीजिए। चंद्रशेखर ने कहा मोरारजी भाई इसके इम्प्लीकेशन बहुत ग्रेव हो सकते हैं। विनोबा नहीं चंद्रशेखर जी, ये कैसे होगा? तो कहा 100 करोड़ रुपये। 100 करोड़ रुपये? यहां बूढ़ी गायों के लिए 100 करोड़ रुपया, बूढ़े आदमी मर रहे हैं, कहां है इतना रुपया? तो मोरारजी भाई मैं भी बूढ़े आदमी की जान बचाने के लिए बोल रहा हूं, बूढ़े आदमी की जान बचाने के लिए 100 करोड़ बोल रहा हूं। हंस दिए मोरारजी भाई, बोले भाई आपसे बहस नहीं कर सकता कोई। तो मोरारजी भाई मैं तो अभी जा रहा हूं, 1 घंटे में प्लेन है मेरा, मैं तो जाके प्रॉमिस करके आ रहा हूं। हाँ, तो चले गए पर्दा, अनशन तोड़वा दिया उनका। तो वो करते थे अपने तरीके से करते थे कि भाई देश हित में काम होना चाहिए, ठीक नहीं है। मान लीजिए विनोबा तो एक आदमी थे ना, लेकिन फिर विनोबा का मरना और सिर्फ इस स्टैंड पर, ये तो कोई उचित बात नहीं है। और घटनाएं उन दिनों की आपको याद हो? पॉलिसी मैं नहीं समझता हूँ कि मोरारजी भाई कोई रिजिड थे या कोई डिफरेंसेस पैदा हुए होंगे। बहुगुना भी थे कैबिनेट में तो ऐसे लोग थे जो जरा वामपंथी विचार रखते थे। शुगर इंडस्ट्री का मसला आया तो बहुगुना तो फार्मर्स के फेवर में बोलते ही थे। तो शांति भूषण थे, लॉ मिनिस्टर थे, तो वो कैबिनेट में वो उस पक्ष की होंगे शुगर इंडस्ट्री का। तो बहुगुना जी है वो, तो इनफॉर्मल मीटिंग में कहते हैं नहीं मैं आपका तो मत समझ रहा हूं, आप तो उनके वकील रहे हुए हैं। तो बैलेंस हो जाता था। देखिए एक बात मानिए, वो जो कैबिनेट था, मोरारजी भाई का भी कैबिनेट था, उसके सदस्य आप देखिए ना, सब एक स्टेचर के लोग थे। चौधरी चरण सिंह, वो अपने आप में एक अलग ही चीज थे ना। बाबू जगजीवन राम, तो इतना इजी नहीं था। आजकल ये कैबिनेट की तरह नहीं है कि एक आदमी डिसीजन लिया बाकी सबने हाँ कर दिया। मुद्दों पर डिस्कशन होता था। मोहन धारिया कॉमर्स मिनिस्टर बना दिया उनको, तो वो भी अपना पूरा करते थे। और करप्शन भी स्केल पे नहीं था, उद्योगपतियों का भी दखल इस स्केल पे नहीं था। वो तो ठीक ही निकल गया। चंद्रशेखर जी अध्यक्ष कैसे बने? हाँ, वो भी इस किस्सा है। अब जेपी तो चाहते थे, वो तो चाहते थे वो कैबिनेट ज्वाइन करें, वो हुआ नहीं, तो जेपी का बहुत मन था। अब चंद्रशेखर जी इतने खुददार आदमी थे, उनको तो ब्रह्मानंद जी एक हमारे होते थे, चंद्रशेखर जी के यंग इंडियन के संपादक होते थे, बहुत क्लोज थे। दयानंद सहाय होते थे, वो भी जेपी के भी क्लोज थे, सेक्रेटरी रहे हुए थे जेपी के। वो सब चंद्रशेखर जी तो भाई खुददारी में तो उनको बीट करना बहुत मुश्किल है। किसी ने गलती से कह दिया जेपी चाहते, मैं नॉमिनेट नहीं होऊंगा, जेपी चाहते, तो उनको बोल दिया नहीं बनूंगा प्रेसिडेंट। जेपी बॉम्बे में जसलोक हॉस्पिटल में थे, डायलिसिस कराते थे, तो हम लोग गए जेपी से मिलने। तो उस टाइम वो जगजीवन राम का प्रॉब्लम आ रहा था कैबिनेट ज्वाइन करने, वो भी एक इशू, वो भी तो एक इशू था। वो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जो बनाई थी, उसका मर्ज हो नहीं रहा था, तो जगजीवन राम ने कहा मैं कैबिनेट ज्वाइन नहीं करूंगा। तो बड़ी मुश्किल से जगजीवन बाबू को मनाया चंद्रशेखर जी ने कि जेपी आपको पब्लिकली अपील करें तो वो तो मैं कर लूंगा। तो बॉम्बे गए, एक अपील हम हमारे सामने ड्राफ्ट करके जेपी को पढ़ के सुनाया, बोले हाँ मेरी तरफ से जारी कर दो, उनको ज्वाइन करवा दिया पार्टी। लेकिन जेपी ने भी कभी चंद्रशेखर जी को नहीं कहा कि तुम प्रेसिडेंट बनो। जेपी ने मोरारजी भाई को खिलाया। दूसरी प्रॉब्लम ये थी, मोरारजी भाई हमेशा समझते थे कि जेपी तो मेरे से जूनियर है, उम्र में भी जूनियर थे, फ्रीडम स्ट्रगल में भी, तो उनको कभी लगा ही नहीं कि जेपी जनता गवर्नमेंट के पेट्रन है। मोरारजी भाई को मैं कभी नहीं माना। तो प्रेसिडेंट तो मैं समझता हूं इसलिए बन गए कि बाकी सब तो कैबिनेट ज्वाइन कर ही चुके थे, ठीक है। और एज प्रेसिडेंट भी उन्होंने जो आचरण किया, जनरल सेक्रेटरी सब नानाजी देशमुख, मधु लिमय, रामकिशन हेगड़े, ये सब जनरल सेक्रेटरी थे उनके, और सब बराबर सब काम करते थे। मैंने देखा है इन लोगों को तो फंक्शनिंग करते हुए। कोई जनसंघ से, कांग्रेस से, एक मधु लिमय जितना डिफिकल्ट आदमी कुछ नहीं। चंद्रशेखर जी के लिए सबको हाईएस्ट रिगार्ड था कि बहुत डेमोक्रेटिक आदमी है और पार्टी नीति पे चलते हैं, कुछ इस तरह का नहीं।
मुरारजी भाई से डिफरेंसेस जनता पार्टी में क्यों शुरू हुए चंद्रशेखर जी के? चंद्रशेखर जी के मुरारजी भाई से डिफरेंसेस नहीं जी कभी भी, बल्कि जब मुरारजी भाई की गवर्नमेंट गिरी, चौधरी चरण सिंह, डिफरेंसेस उन तीनों के थे, मुरारजी भाई, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम, उनके डिफरेंसेस हुए चंद्रशेखर जी के और चरण सिंह के। वो यूपी की टिकट, यूपी असेंबली की टिकट बांटने में चंद्रशेखर जी ने एज ए प्रेसिडेंट 77 टिकट चेंज कर दिए, तो उससे चौधरी साहब बहुत नाराज हुए। उनका फिर रिलेशन ठीक हुआ ही नहीं। पर मुरारजी भाई के लिए वो डेमोक्रेसी के फेवर में चंद्रशेखर जी जब सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, और लोगों ने कहा, चंद्रशेखर जी ने कहा अगर पार्टी में एक एमपी भी मुरारजी भाई के साथ रहेगा तो मैं रहूंगा, तो वो कभी छोड़ पाई। डिफरेंसेस हुए भी नहीं फिर बाद में। डिफरेंसेस पहले हुए थे बैंक नेशनलाइजेशन के टाइम पर, तो उसके पहले जब बिरला के खिलाफ वो आवाज उठाए, उस टाइम मुरारजी भाई को बात पसंद नहीं आई, तो चंद्रशेखर जी ने बिल्कुल उस टाइम खिलाफ थे। इमरजेंसी के बाद, जेल जाने के बाद तो चंद्रशेखर जी बदल गए, बोले भाई ये लोग जो मैं समझता हूं उससे बड़े लोग हैं, जो जेल रहने को तैयार है इस उम्र में, और जेल में थोड़ी मालूम था कि मुरारजी भाई प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। मुरारजी भाई को भी इल्म नहीं था। ये जो जनसंघ की कंट्रोवर्सी उस समय उठी थी, डुअल मेंबरशिप की, मधु जी वगैरह ने उठाई थी। मधु जी ने उठाई थी और सही उठाई थी, और जो वो आज भी बीजेपी को खा रही है बात। मधु ने, मैंने उस समय कहा था कि देखिए ये डुअल मेंबरशिप की आज सवाल है, कल ये डुअल लीडरशिप का सवाल आएगा। ये आपको तय करना पड़ेगा कि बीजेपी और आरएसएस का क्या रिश्ता है। अगर ये आप अलाउ करेंगे तो आप बीजेपी भी नहीं चला पाएंगे, आप जनसंघ भी नहीं चला, बाद में बीजेपी बन गई थी। हमेशा मधु ने मैंने कहा, और वही हुआ। बीजेपी ने डुअल मेंबरशिप पे विड्रॉ करके अलग पार्टी तो बना ली, बीजेपी बना ली। उनके यहाँ तो ये झगड़े हैं। इसमें चंद्रशेखर जी का क्या सोचना? नहीं, उनका तो ये था कि जनता पार्टी, उनका मन था कि गवर्नमेंट चले। एक सेंटेंस था उनका, जैसे संतोष भारती पहुंच गए पूछने के लिए कोई, मैं समझता हूं आरएसएस का जो सपोर्ट कर रहा है इस पार्टी में, आरएसएस का जो समर्थन कर रहा है वो भी पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो आरएसएस का विरोध कर रहा है वो भी पार्टी तोड़ देगा। तो वो कह रहे थे इस मुद्दे को छोड़ दो। उनका मधु लिमये के मत में फर्क था। उनका था ये मुद्दा अभी मत उठाओ, इस पार्टी को चलाओ, 5 साल सरकार चलाओ। चंद्रशेखर जी की राय क्या थी? जनसंघ के 3 लोग थे सरकार में प्रमुख, अटल जी, लालकृष्ण आडवाणी जी, और पार्टी में लाल वर्मा एक थे। और पार्टी में नानाजी देशमुख। नहीं, नानाजी से तो उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। नानाजी बहुत प्रैक्टिकल आदमी थे। नानाजी चाहते थे कि ठीक है, एक अपन जेपी के कहने से साथ में आए तो साथ में काम करना चाहिए, हमेशा। नानाजी ने फुल कॉपरेशन चंद्रशेखर को दिया। बल्कि नानाजी सिर्फ नाराज हो गए आरएसएस वाले, क्योंकि कोई इंटरव्यू में नानाजी ने कह दिया कि इन तीनों लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन को लीडरशिप देनी चाहिए। तो किसी ने पूछ लिया नेक्स्ट जनरेशन में कौन बनेगा, वो चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए एज आरएसएस। तो सब नाराज हो गए नानाजी। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत राय है कि इनमें से सबसे काबिल आदमी है। अटल जी और आडवाणी जी को लेकर के उनका उन दिनों क्या सोच था जब सरकार में थे? अच्छा, अटल जी से तो बहुत ही अच्छा था, क्यों, इवन एज फॉरेन मिनिस्टर अटल जी तो वही नेहरू की पॉलिसी उसी ढंग से, कोई मतलब लगा ही नहीं कि कोई जनसंघ से आ रहे हैं, और विदेश मंत्री थे। और अटल जी तो बेबाक आदमी थे। वो तो एक फॉरेन विजिट से आए थे, यहाँ बहुत झमेला शुरू हो गया था, मुझे देश में हो रहा है। बोले मुझे तो पूछिए विदेश में क्या हो रहा है, मैं जवाब दे सकता हूँ, देश में क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं। चलिए बात करता। वो तो अपने तरह के आदमी थे, वो विवाद सब जानते, सब कुछ थे ही वो। पर अटल जी भी उस मत के थे कि साथ में आए हैं तो उसको चलाओ आगे। पर खैर वो तो, और एल.के. आडवाणी तो आईएनबी मिनिस्टर थे उस जमाने में। तो आईएनबी को इतना ठीक है एक था, और उन्होंने अपना काम किया। हर स्तर पे आईएनबी मिनिस्ट्री में जनसंघी लोग घुस गए, तो ठीक है वो अपना किए। लेकिन उसमें चंद्रशेखर जी को मतभेद दिया नहीं। और चंद्रशेखर जी की जगजीवन राम जी को लेकर के और बहुगुणा जी को लेकर क्या राय थी? नहीं, अच्छी राय थी, अच्छी चंद्रशेखर जी की। बल्कि बहुगुणा, मुझे याद है मेरी मीटिंग बहुगुणा की लास्ट मीटिंग बड़ी हॉट मीटिंग थी कि बहुगुणा जी वीपी सिंह को नेता मानने को तैयार नहीं थे। तो मेरे अच्छे उनसे रिश्ते थे। मैं गया कि क्यों टूटे, कम से कम वो भी रहे साथ में। नहीं माने वो। नहीं कमल, मैंने कहा सर ऐसा है पार्टी में टर्न बाय टर्न, एक आदमी कैप्टन है, ये थोड़ी कोई बोल रहे हैं कि आप मान लीजिए कि आपसे सीनियर है वो।
वीपी सिंह अपने आप को चंद्रशेखर जी सीनियर थोड़ी बता रहे हैं। सबकी आम राय है कि वो लीडरशिप लें इस इलेक्शन में, नहीं माने। पर्सनल भी इन लोग के काफी होते थे। अच्छा, चंद्रशेखर जी पार्टी के अध्यक्ष बने और पार्टी टूट गई, भारतीय जनता पार्टी अलग हो गई और फिर वो लोकदल अलग हो गया। लोकदल अलग हो गया। उन दिनों चंद्रशेखर जी पार्टी कैसे चलाते थे, या जब जनता पार्टी के दिनों में जब वो अध्यक्ष थे तो पार्टी कैसे चलाते थे, पैसा कहां से आता था? उस समय तो संतोष जी को पैसा ही नहीं था। आप उस समय की बात कर रहे हैं, उसके 12 साल बाद 89 की बात कर लीजिए, मैं ट्रेजरर था जनता दल का, कुछ नहीं। वो पहले उसकी बात कर लीजिए, इमरजेंसी जो पार्टी, कुछ नहीं, हजारों में खर्चा था, लाखों का भी नहीं, करोड़ों का सवाल ही नहीं। वो तो ऐसे ही आ जाता था, रुपया चल जाता था। तो पार्टी ऑफिस की तनख्वाह बांटनी है, तनख्वाह कितनी होती थी, और डेडिकेटेड थे। देखिए पार्टी ऑफिस में जो लोग नौकरी करते थे, वैकेंसी जैन थे, इनका भी देहांत हुआ 3 साल पहले, कन्हैयालाल जी थे, जो पुराने सोशलिस्ट के या कांग्रेस के लोग बहुत डेडिकेटेड थे। उनको 2-3 महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मिल जाएगी। वो अलग था, माहौल ही अलग था। उस समय चुनाव में खर्चा कितना हुआ करता था जब चंद्रशेखर जी अध्यक्ष थे? चुनाव के समय पैसा आता था जी। तो आप इस देश के पूंजीपतियों का रिवाज जानते हैं, वो तो हरेक को पैसा देते हैं जाके। तो चंद्रशेखर जी के पास भी आते थे, काफी लोग आते थे, वो काफी। और मैं समझता हूं चंद्रशेखर जी ने जितना पैसा इकट्ठा किया इलेक्शन के लिए प्रधानमंत्री बनने से पहले, प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको नहीं मिला कहीं। ये भी पूंजीपतियों की एक सोच होती होगी कि भाई ये तो हो चुके प्रधानमंत्री, अब दोबारा बनने वाले नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के पहले हर इलेक्शन में उनको पैसा मिलता था। उनका हाथ तो, उनको पैसे का तो कभी लालच था ही नहीं उनको। तो जो पैसा आया बांटो, हर रैली में जाते थे, हर वर्कर अपने समझ के हिसाब से। 80 के बाद, यानी हारने के बाद जब इंदिरा जी दोबारा प्रधानमंत्री हुए, 80 में तो हुई ना, 79? हाँ, 80 जनवरी 80। उस समय चंद्रशेखर जी का क्या सोच था? इंदिरा जी के आने पर कोई घटना आपको याद हो, चंद्रशेखर की चिंता? जैसे मैंने कहा, चंद्रशेखर जी बोल के आए थे उनको 77 में कि मेरा आपका रिश्ता वही रहेगा, वो तो एंड तक उन्होंने निभाया। इंदिरा गांधी जिस दिन शॉर्ट डेड हुई 84 में, 77 से 84 कोई चंद्रशेखर जी के पर्सनल रिश्ते में इंदिरा गांधी से बिल्कुल दुराव, पॉलिटिकली जो डिसएग्री है वो डिसएग्री है। पंजाब के मसले पे वो डिसएग्री करते थे, वो कहते थे ये ठीक नहीं। अब बात करिए इन लोगों से, लोंगोवाल से, बादल से, बरनाला से, लेकिन ये टेररिज्म का मुकाबला टेररिज्म से करने से फायदा नहीं है कुछ। वो हर एक से बात करने को तैयार थे, लेकिन वो तो भाई प्राइम मिनिस्टर है, वो जो करेंगी। पर पर्सनल रिश्ते में खबर 80 में बनी इंदिरा गांधी, 80 में जो प्राइम मिनिस्टर बनी, जो 80 to 84 इंदिरा गांधी का आप देखेंगे, तो 80 to 84 उसके लिए बहुत टफ था। पहले वाला दौर उसके लिए ठीक था 11 साल का। कैसे? टेररिज्म जब तक नहीं था। 80 में उल्फा शुरू हुआ, पहले आसाम में वो ऑयल जैम कर दिया, भिंडरावाले साहब पैदा हो गए, प्रॉब्लम्स दूसरी तरह की आ गई, संजय गांधी मर गए, उससे भी धक्का तो लगता है एक व्यक्ति विशेष को। तो वो डिफिकल्ट था उसके लिए। और इंदिरा जी ने कई बार चंद्रशेखर जी को बुलाया, जब तक वो जनता पार्टी के प्रेसिडेंट थे, तो बुला लेती थी फोन करके कि मुझे बात करनी है आपसे। ये सब बात करती थी इश्यूज पे कि मदद करिए आप कुछ। मैं तैयार हूँ इंदिरा जी, आप बताइए क्या करनी है। मैंने आपके अच्छे रिश्ते हैं इनसे, बादल से, बरनाला से। बोला आप बताइए क्या करना है, इनको तो मैं बुला लूंगा। इनसे क्या बात, आप कुछ करना चाहती हैं, कुछ इनकी कुछ डिमांड मीट करना चाहती हूँ। तो बड़े मुस्कुरा के सब बात करते थे। चंद्रशेखर जी कैसे मान सकती है उनकी बात? अब ये कहते हैं गुरबाणी सुनाओ टीवी पे, उस रेडियो पे। तो चंद्रशेखर जी तो बलिया के आदमी है ना। तो इंदिरा जी जब पैसा लेके आप ये कौन सा लकमे वकमे सब अलाउ करती हैं, तो गुरबाणी में क्या खराबी है? उसका वो पैसा देने को तैयार है वो लोग। तो बोले सब मांगेंगे, सबको अलाउ कर दीजिए ना। जो पैसा दे के भगवान का भजन टीवी पे, रेडियो पे सुनाना चाहता है, सुना नहीं दीजिए ना। इसमें इश्यू क्यों बना रही है इसको? तो बोले नहीं, उनके तो कई इश्यूज हैं, उनकी भी कई इश्यूज, कृपाण लेके प्लेन में जाना है। तो चंद्रशेखर जी कहते थे इंदिरा जी तो बड़ा सिंपल है, एयर इंडिया का तो वही रूल लागू होगा जो लुफ्तांसा को होगा। बिल्कुल। तो अगर कृपाण उनको बोल दीजिए आप कि वो दूसरी एयरलाइन अलाउ करेगी तो एयर इंडिया भी कर देगी। बोले मुद्दे हो सकते हैं, ऐसा इतना वो नहीं है। जब तक तनाव काफी हो गया था सिखों के बीच में और इंदिरा गांधी के बीच में, तो हल नहीं हो पाया। फिर उसकी जान ही चलेगी, उसी में जान चली गई। इस बीच में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, चंद्रशेखर जी चुनाव हारे थे। हाँ, लोकसभा का 84 का चुनाव इसलिए हारे वो, इंदिरा जी का मर्डर हो गया। और
भिंद्रा वाले के खिलाफ रोष था ही पूरे कंट्री में, और चंद्रशेखर जी हमेशा सिखों के पक्ष में बोलते थे, तो उसमें हार गए। उस हार को कैसे उन्होंने एनालाइज किया या उनके मन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ा? नहीं, तो समझते थे कि अभी इंदिरा गांधी के असैसिनेशन से पूरे कंट्री में हवा है, शायद सोचा नहीं हो कि हार जाऊंगा, लेकिन उनको उस टू किट इन स्ट्राइड कि ठीक है भाई 400 सीटें मिल गई कांग्रेस पार्टी को, तो हारना ही है हम लोगों को। इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर हुए और चंद्रशेखर जी की पदयात्रा हुई। पदयात्रा तो इंदिरा जी की हो गई थी, इंदिरा 83 इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, वही हो बात थी। इतनी शिथिलता देश में आ गई थी, तो चंद्रशेखर में कुछ नया करूं तो क्या करूं, एक पदयात्रा करूं कन्याकुमारी से दिल्ली तक। लोग जैसे होते लोग बोलते हैं कि कोई इतना 4000 किलोमीटर को चलेगा, क्या होगा ही नहीं। चंद्रशेखर तो बीड़ा उठा लेते थे, तो कौन लोग 10 लोग तैयार हुए साथ में आने के लिए, बोले मैं तो 10 लोगों के साथ वॉक करूंगा, देखा जाएगा क्या होगा। कन्याकुमारी से शुरू किए 6 जनवरी 83 को, और लक है, वो सब लक की बात होती है। 2-3 दिन में कर्नाटक का रिजल्ट आ गया, जनता पार्टी इलेक्ट हो गई पावर में। तो जाना भी अचानक, वो पदयात्रा में जाना भी कि अचानक रूलिंग पार्टी बन गया वापस, तो झगड़ा शुरू हो गया। देवेगौड़ा और बोम्मई और बंगारप्पा 3 आदमी प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे। चंद्रशेखर जी अपने स्टाइल से, वो कोई गांव में पहुंचे थे तो फोन आ रहा था, तो उन्होंने बीजू पटनायक, उस टाइम तो पार्टी संगठित थी, बीजू को कहा कि तुम जाओ ऑब्जर्वर बन के बैंगलोर और हेगड़े को मुख्यमंत्री बना दो। टफ टास्क दे दिया। हेगड़े तो एमपी थे, जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के। ने कहा बेस्ट आदमी वही है इनमें से जो सब चला लेगा। तो गए बीजू, सबसे बात किए। देवेगौड़ा एडमेंट था। देवेगौड़ा ने कहा नहीं, इलेक्शन करो, डेमोक्रेसी है, इलेक्शन करो, एमएलए जिसको चुनेंगे मैं मान लूंगा। उसको पता था कि मेजोरिटी उसकी है। तो सब बीजू ने फोन किया चंद्रशेखर जी को जिस गांव में, कि भाई उस टाइम तक मोबाइल का सवाल ही का, फोन ही नहीं लगते थे बराबर। तो गांव में फोन किया कि तो नहीं मान रहे देवेगौड़ा, मैं तुम मेरी बात कराओ। बड़े मुश्किल से घेर धार के देवेगौड़ा से कनेक्ट किया। चंद्रशेखर कहा देवेगौड़ा डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, आई एम जस्ट टेलिंग यू जस्ट विड्रॉ, लिसन टू मी। जबरदस्ती उससे विड्रॉ। देवेगौड़ा आज तक वोर में अकेले बैठते हैं, आज तक वो किस्सा मुझे जरूर सुनाएगा कि चंद्रशेखर जी मेड मी विड्रॉ, सी द रिजल्ट फॉर दिस पीपल ही डिड। उसके हिसाब से तो कर्नाटक का नुकसान हेगड़े ने किया, ठीक है। तो चंद्रशेखर जी उस तरह के आदमी थे। वो एक पूरा सोचिए, कोई नहीं कि हेगड़े उनका आदमी था, वो सवाल ही नहीं, बल्कि देवेगौड़ा उनका आदमी था। उनका अगर जोर चलता था किसी को, देवेगौड़ा पर चलता था, इसीलिए उसे विड्रॉ करा दिए। उनको लगता था पार्टी के हित में हेगड़े इज मोर मैच्योर। पदयात्रा को लेकर के चंद्रशेखर जी ने और क्या आपसे बातचीत की? क्या नहीं, पदयात्रा में जगह जगह हम चले जाते थे मिलने, इतनी चलने की ताकत हम लोगों में तो थी नहीं जो उनमें थी। तो हम तो चले जाते थे, जब वो बेंगलोर पहुंचे तो वहां पहुंच गए, 1-2 दिन उनके साथ गुजार लिए, फिर बॉम्बे आए तो थे ही हम लोग, फिर नासिक में, इंदौर में, ऐसे मिलते गए हम लोग। तो पदयात्रा में वो बड़े खुश थे। वो कह रहे थे कि भाई देखो, असली तो देश ये है, हम लोग दिल्ली में बैठ के कुछ भी करें, हम तो ऐसे ऐसे गाँव में रहें, या पीने का पानी नहीं है, खाने की तो बात ही छोड़ दो। और इतना ममत्व है आपके पॉपुलेशन में कि सब गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं मुझे वेलकम करने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए, ऑपोजिशन में हूं मैं, लेकिन ही वॉज वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। उनकी नजर में कुछ उसका पॉलिटिकल लॉजिकल एंड होना चाहिए था पदयात्रा का, या वो तो चंद्रशेखर जी की हमेशा वो रही है कि वो एक स्टेप लेते हैं, लेकिन उसको लॉजिकल एंड तक कभी ले नहीं जाते उसको। तो दिल्ली में एंड होगी पदयात्रा, प्रेस पब्लिसिटी उसकी बहुत ज्यादा हो गई, विदेशों में भी हो गई, क्योंकि किसी ने ऐसा देखा नहीं था। एक एक दिन में 20-20 किलोमीटर चलना, 10 किलोमीटर सुबह 10 शाम को, कभी ज्यादा भी, तो बहुत डिफिकल्ट काम था। गर्मी में, धूप में, जनवरी में शुरू किया तो जून में एंड हुई। अप्रैल मई का महीना जो गुजरा है मध्य प्रदेश के थ्रू, वेरी टफ। तो उस पदयात्रा के दिनों में ही शायद उनको कुछ जगहें मिली या जगहें खरीदी, क्या जो तो उसके बाद भारतीय यात्रा केंद्र, उसके बाद पदयात्रा के दौरान कुछ नहीं। पदयात्रा तो वॉक कर रहे हैं आप,
जहां पहुंच रहे हैं वहां पे साधारण जहां रहने का कोई गरीब का घर होगा, कोई स्कूल है, स्कूल वाले आ जाते थे कि हमारे स्कूल में सो जाइए रात को। पदयात्री में जब तक 100 हो गए थे, जितने आगे बढ़े हो। एक तो कर्नाटक में पावर आ गया, आप जानते हो सब चेंज हो जाता है। तो जैसे हम लोग भी जाते थे, तो जो खाना जमीन पे बैठ के पत्तल में जो खाना, वो दाल आप वो खाइए, मतलब आप और हम तो आदि नहीं होंगे, लेकिन बराबर इट वाज डन वेरी नाइसली। हमको तो छोटी छोटी हेल्प होता है, तो छोटी हेल्प भी बड़ी हेल्प थी। चंद्रिका जी सब पदयात्रियों का उनका बड़ा ख्याल था कि हीट स्ट्रोक नहीं आ जाए किसी को, तो खजूर कुछ इस तरह का, बोले कमल बॉम्बे में पैकेट बनवा के भेजो रोज हर एक को, खजूर लू लग जाएगी। पदयात्रा बहुत अच्छी गुजर गई। पदयात्रा के बाद तो ये भूमसी कोई गांव है, इसका नाम किसी ने सुना नहीं था, तो वहां की पंचायत समिति वो ठाकुरों की थी। उन्होंने कहा हम 35 एकड़ जमीन आपको देना चाहते हैं पंचायत की, तो क्या करेंगे इसका? बोले कोई भी गरीबों का यहाँ काम करिए आप। तो मुझे वो दिन याद है, पहले दिन कहा चंद्रशेखर जी कहाँ हैं? बोले वहाँ है, चलो। उनके सेक्रेटरी हो रहा तो गौतम कार में बैठ के वहाँ चले गए। वो मेन रोड से झाड़ी ली, वो बिल्कुल कांटे वाली। मैंने कहा मेरी ये तो कार ही खत्म हो जाएगी आज, लग रहा है जहाँ जा रहे हैं हम लोग। अंदर घुस के पहुंचे तो एक खंडेर सा बना हुआ था, उसमें बैठे हुए साहब 10-15 लोग बैठे हुए, गाँव वाला चाय ला रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, गप्पे होती रही। अंधेरा हो गया, वो चले बोली मैं तो रात को यहीं सो रहा हूँ। यहाँ कहाँ सो रहे हैं आप? मैं तो कुछ न सोने की जगह ना कुछ नहीं। वो और माधव जी उनके साथ होते थे, वहीं सो गए हो, ना कोई बिस्तर ना कुछ। बोले तो इसी जगह को बनाना है। बनाते बनाते तो वो बिल्कुल चमन जैसा हो गया। कितनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज वहां हो गई। और बाकी जगह जो केंद्र उन्होंने वो एक भारत यात्रा केंद्र उन्होंने बना दिया, एक ट्रस्ट। उसमें एज यूजुअल उनका तो कोई सवाल नहीं कि फैमिली का कोई मेंबर हो। रामकिशन हेगड़े, इंदू भाई पटेल, इस तरह के 8-10 लोगों का ट्रस्ट बना दिया। किंतु फैमिली वालों को क्यों मेंबर नहीं बनाया? उनका स्वभाव ही नहीं है ना। वो इस परिपाटी को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे कि ठीक है इसको आना है, पॉलिटिक्स में भी आए, अपने दम पे आए। बलिया से लोगों का फोन आना चाहिए कि भाई अपने लड़के को या भतीजे को आप टिकट दीजिए। मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि इसको बनाना है। तो फोन आया नहीं, किसी में कुवत थी नहीं, कोई गया नहीं, कोई मेहनत ही नहीं की, तो कैसे आएगा वो? उन्होंने अपने जीते जी अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ाया। ये इसको आप आरोप मानते हैं या ये अच्छा ही मानते हैं? नहीं, तो बच्चों में कुवत होनी चाहिए भाई। आप में अगर कुवत नहीं है आगे बढ़ने की, नाम तो आपके पास है ही ना, कभी आपको डिसोन तो नहीं किया उन्होंने, उनके साथ ही रहते थे आप, पॉलिटिकल माहौल में रहते थे। अब मेरे जैसा बाहर का आदमी आके और पॉलिटिकल माहौल समझ के और सबसे अच्छे रिश्ते बना सकता है, तो तुम तो लड़के हो। उन्होंने की नहीं कभी। ये पदयात्रा के बाद पदयात्रा खत्म होने की मेरा ख्याल है 6 महीने के भीतर ही हिंदुस्तान की राजनीति में ये बोफोर्स और ये सब शुरू हुआ। बोफोर्स तो बाद में हुआ ना, राजीव गांधी के टाइम पे हुआ ना। नहीं तो ये तो 83 की बात है। 83 की पदयात्रा खत्म हुई जून 83 में, और इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया अक्टूबर 84 में। राइट। तो 1.25 साल ही था ना। हाँ। फिर उसके बाद वो हार गए। उसके बाद हार गए और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए। 412 थे शायद, हाँ, आदमियों को लेकर। उसके बाद राजीव गांधी, हालांकि बात तो बड़ी बड़ी की, एक कंप्यूटर ये कुछ किया भी, लेकिन वो बोफोर्स में फंसने से वो पूरा माहौल चेंज हो गया कंट्री का। उसमें वीपी सिंह की भूमिका थी। उन्होंने एतराज उठाया तो उनका पोर्टफोलियो चेंज कर दिया, तो उस पोर्टफोलियो में उन्हें कुछ निकाल दिया, तो पूरा माहौल कंट्री का चेंज हो गया। उस दौर में कुछ घटनाएं आपको याद हों? चंद्रशेखर जी का दिमाग उस सारी चीज को कैसे देखते थे? नहीं, जैसे सिखों का जो दिल्ली में हुआ, उनको बहुत ज्यादा उसकी, वो गए, कोई मूव नहीं हो रहा था, वो तो गए उस इलाके में जहां गड़बड़ हो रही थी। तो पुलिस वालों ने कहा आपको नहीं जाना चाहिए। बोले क्या हो जाएगा, ठीक है, जहां एक्चुअल कोई मारपीट करना नहीं जाऊंगा, जहां लोगों का घर जला दिया लोगों का, मैं जाऊंगा क्यों नहीं? तो मैं समझता हूँ एकमात्र लीडर थे जो कहते। और उस जमाने की स्टोरी है, एक उनका भतीजा था, उससे एक दोस्त का फोन आया कि हमारा घर घेर लिया है और हमारी जान खतरे में है। तो नरसिम्हा राव होम मिनिस्टर थे, तो चंद्रशेखर ने फोन किया उनको। फिर नरसिम्हा राव जी, मेरा भतीजा है, उसका बोले आपके भतीजे को पहले बोलिए कि वो घर से नहीं निकले। चंद्रशेखर जी तो हंसते थे फोन काटते हुए, ये सुनो भाई होम मिनिस्टर कह रहे हैं उसको प्रोटेक्शन देने वाले, तुम मत निकलना, कर रहे। अरे भाई मैं तो नहीं।
कुछ करो तो सही। तो ये खुद चल पड़ते थे। देखिए एक कैपेसिटी आदमी, वो उनकी व्यक्तिगत कैपेसिटी है। अब एक किस्सा है उन्हीं दिनों में, समझ लीजिए एक दिन सुबह गौतम आया ड्यूटी पर, उनका सेक्रेटरी, तो कहा अरे भाई गौतम, कल रात को वो फला कोई हमारे गांव से आदमी आया था, वो उसकी बीवी को कैंसर हो गया है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में तो भर्ती कर दिया उसको, ये रूम नंबर है उसका, जब फोन कर दो सुप्रिंटेंडेंट से, जरा लुक आफ्टर कर ले। गौतम को आदमी सोचा कल रात तो यहाँ कोई था ही नहीं, तो एडमिशन कौन करा के आया? तो गौतम ने पूछा थोड़ी देर बाद कि जो तो मैंने फोन कर दिया, लेकिन कल रात तो अरे यहाँ कोई था ही नहीं, मैंने टैक्सी बुला के मैं खुद जाके करा के आया। अब भाई ऐसे नेता कहाँ हैं भाई, इतना दर्द जिसको हो, जो बोले सुबह देखेंगे, कौन करता है? ये सब करते थे, बराबर करते थे। और राजीव गांधी का भी मुझे एक तारीफ करनी पड़ेगी। चंद्रशेखर इलेक्शन हार गए तो वही सवाल आ जाएगा, तो घर तो खाली करना पड़ेगा आपको, एमपी तो है नहीं आप, एक्स मिनिस्टर भी नहीं है आप, तो ही वॉज नेवर एनीथिंग। तो अब्दुल गफूर थे मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट। चंद्रशेखर जी तो पानी में मजाक करेंगे तो आदत है, अरे भाई गफूर मियाँ मुझे तो नोटिस नहीं भेज रहे हो, और टाइम बता देना मुझे कब खाली करना है, कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी मुझे। तो कहा एक बात बता दूं आपको, सिर्फ नाम लेके आपके लिए मुझे इंस्ट्रक्शन है कि उनको चिट्ठी भी नहीं जानी चाहिए। और किसी के लिए मुझे हिदायत नहीं है। उसका कारण एक ही था कि राजीव गांधी को पता था कि जब मोरारजी भाई ने घर के लिए मना कर दिया था तो चंद्रशेखर जी ने घर दिलाया था। तो आज हम लोग कुछ भी गांधी परिवार के लिए बोलें, बट कुछ क्वालिटीज तो इनमें भी हैं। कौन याद रखता है? मान लो गवर्नमेंट कहती खाली करना है तो करना है, किसी के नाम से अलॉट कराते, कुछ कराते, कुछ नहीं। राजीव गांधी ने कहा 5 साल घर रहा उनके पास एज जनता पार्टी प्रेसिडेंट। बोले तुमको जो गफूर को बोले जो आपको करना है कर दीजिए। गफूर ने अलॉट कर दिया घर एज जनता पार्टी प्रेसिडेंट, जो कुछ रूल में है ही नहीं कहीं, चलते रहा, फिर वो एमपी हो गए। चंद्रशेखर जी, जनता दल बनने और इस वीपी सिंह की इमरजेंस के बीच का जो दौर था, वीपी सिंह की इमरजेंस को चंद्रशेखर जी ने कैसे देखा? नहीं, वो तो स्वाभाविक है कि जो आदमी अपने को सीनियर समझता है, जैसे बहुगुना, लेकिन बहुगुना एक्सट्रीम वाले थे, चंद्रशेखर जी राय सलाह वाले थे। जब देखा हेगड़े, चिमन भाई पटेल, मधु दंडवते, सबकी राय ये है कि भाई इस समय वीपी सिंह को आगे करिए, तो मान गए। हालांकि नेचुरली भाई आदमी इतना संघर्ष करने के बाद सोचेगा भाई प्रधानमंत्री का टर्न मेरे ही आना चाहिए, लेकिन ऐसे कोई वो फिर वही बात है, वीपी सिंह के प्रति भी कभी भी कोई कड़वाहट नहीं थी, कभी भी। जनता दल बना कैसे? जनता दल तो देखिए फिर वो रियलाइजेशन आ गया था कि जब तक हम लोग साथ नहीं आएंगे, स्पेशली जनता पार्टी और लोकदल, दो तो मुख्य चौधरी चरण सिंह थे ही, मतलब वो कुमा में चले गए थे जो भी, लेकिन ये जब तक ये दोनों धाराएं साथ में नहीं आएंगी अपना फोर्स नहीं बनेगा। लेफ्ट का सपोर्ट वगैरह भी चाहिए, तो इन दोनों को साथ आना पड़ेगा। तो एक लिस्ट बनी, उसमें तो आप भी थे, हम लोगों ने लिस्ट बनाई कि 7 नेता साथ में मिले। पहले मधु लिमे से हम बड़े डिस्कशन हमारे होते थे, उनसे हमारा अच्छा लगा होता, मेरा पर्सनल। तो हमने कहा ये अजीत सिंह, वो जनता दल ए और बी बन चुकी थी जब तक, अजीत सिंह एक पार्टी में थे, और चौधरी देवीलाल और बहुगुना जी दूसरी पार्टी में थे, कि ये लोग एक तरफ आए, सोशलिस्ट लोग आए, मधु चंद्रशेखर जी आए, तो कुछ बने। तो वो धीरे धीरे चला, वीपी सिंह धीरे धीरे प्रोसेस चला, और लोगों को लगा, फिर ये हुआ कि नाम क्या होगा पार्टी का, उस पर काफी चला, तो हो गया अल्टीमेटली बेंगलोर में सेशन हो गया, जनता दल नाम हो गया। जनता दल बनने की प्रक्रिया और उसमें किन लोगों ने कैसे रोल निभाया और किनकी क्या मनस्थिति थी, इसके बारे में बात करेंगे अगले हिस्से में।
जनता दल बनने में, क्योंकि उन दिनों बहुत सारे बराबर के नेता थे और उस तरह की पर्सनालिटीज बिल्कुल हम लोगों के बीच से जा चुकी थी, जो पहले आपने नाम लिया, जगजीवन बाबू या पवन। नहीं करते थे ईमानदारी से। सर्कमस्टांसेस का फर्क पड़ गया। हर आदमी अपनी पार्टी का अध्यक्ष है, तो वो मर्जर में तो इतने अध्यक्ष नहीं हो सकते, अध्यक्ष तो एक ही होगा। तो लड़ाई उस पर थी। लड़ाई मतलब डिफरेंस ऑफ झिझक जिसको कहते हैं। झिझक ये थी कि भाई एक पार्टी बना ली, और जो इंडिया में जो परिपाटी एक चलती है जो गलत है, जो कभी ना कभी करेक्ट करनी चाहिए, कि गवर्नमेंट तो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और पार्टियां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी चलती हैं। एक प्रेसिडेंट ने जो कर दिया फाइनल है। वहां भी पहले जो कांग्रेस में शुरू में वर्किंग कमेटी बैठती थी, वो तो परिपाटी करीब करीब खत्म हो गई हर पार्टी में। तो जब जनता दल बनने लगा तो ये जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी थे, जनता दल ए के अजीत सिंह थे, जनता दल बी के बहुगुणा जी थे, और चंद्रशेखर जी अध्यक्ष थे, लेकिन मधु दंडवते, चिमन भाई पटेल, हेगड़े, इनकी राय भिन्न थी। तो एडजस्टमेंट का सवाल था। जहां तक आइडियोलॉजी में तो कोई फर्क था ही नहीं। चंद्रशेखर जी वीपी सिंह के चुनाव प्रचार में भी गए थे, इलाहाबाद का जो बाई इलेक्शन हुआ था, और बीच बीच में वीपी सिंह से मिलते भी रहते थे। उनकी क्या राय थी वीपी सिंह जी के बारे में कि नहीं, उसमें उनको कोई डिफरेंस नहीं था जहां तक मैं समझता हूं। बस जैसे होता है, वो कॉलेज में उनसे 4 साल जूनियर थे, जो सीनियर जूनियर को देखता है वैसे देखते थे वो। यार भाई विश्वनाथ को तो मैं जानता हूं, लेकिन कंट्री का पॉलिसीज पर या इस पर तो उनको कोई कभी शक था ही नहीं एकदम, और इंटेग्रिटी पर तो एकदम नहीं था। वीपी सिंह ने जो मुद्दे लिए चंद्रशेखर जी के प्रिय मुद्दे थे। बोले भाई कैसे होगा, कैसे हम चाहते हो तो करेक्ट चाहते हैं, जो बोफोर्स का मुद्दा उसमें डिफरेंस क्या हो सकता है। तो चंद्रशेखर का मानना था कि जो देश का माहौल है उसमें ये चलेगा नहीं। जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने और चुनाव हुआ, उस समय चंद्रशेखर जी, उसमें जो भी लोग बीच में थे उन्होंने ये बचपना किया, मुझे अगर आप पूछिए तो। जब ये क्लियर था कि मेजोरिटी पार्टी वीपी सिंह के साथ है, तो चंद्रशेखर जी को साफ बोल देना चाहिए इनको कि साहब या तो इलेक्शन करा लीजिए। वो वीपी सिंह नहीं चाहते थे, वो चाहते थे यूनिमस लीडर इलेक्ट हो। तो बीजू पटनायक, अरुण नेहरू, इन लोगों ने दोनों का बीच का रास्ता निकाल दिया, जो मैं नहीं समझता हूं कि इतनी सीनियर लेवल पे करना चाहिए। चंद्रशेखर जी को कह दिया कि हम देवीलाल को बना रहे हैं, और देवीलाल जी कैसे प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, उस माहौल में बनने का सवाल ही नहीं था उनका। बल्कि देवीलाल जी बनते तो मैं नहीं समझता हूं कि सरकार ठीक चल पाती। देवीलाल जी अपने आप में बहुत बड़े नेता थे, फ्रीडम फाइटर भी थे, बट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होने के लिए तो नेशनल इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव होना ज्यादा जरूरी है। स्टेट की बात अलग होती है, सेंटर की बात अलग होती है। इस चीज को लेकर के चंद्रशेखर जी के मन पे कुछ नहीं। वो सबसे फनी बात ये है, वो जो एपिसोड हो गया सेंट्रल हॉल में छोटा सा, पहले देवीलाल जी को इलेक्ट किया, फिर वो खड़े हो गए। चंद्रशेखर जी ने कह दिया भाई मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं थी कि ये, तो मैं तो उठ के चले गए। हम लोग भी आ गए 4-5 लोग। घर में बोले अच्छा हुआ, परिणाम तो ये होने वाला था, तो मेरी जिम्मेदारी भी खत्म हुई। कम से कम मुझे कोई नहीं कह सकता कि तुम्हें, मतलब अगर इलेक्शन हो जाता तो भी रिजल्ट तो यही होता। हम 5-7 लोग वोट देते थे चंद्रशेखर जी को, और कौन देता भाई, मेजोरिटी पार्टी का। तो वो असर तो उनके मन पर कुछ का होता ही नहीं है। तुरंत उसका रास्ता निकाल लेते हैं, चाहे माइंड में निकाल लेते हैं कि चलो अच्छा हुआ, अपनी जिम्मेदारी खत्म हुई इसमें, चलो चलने दो। उसके बाद जनता दल सरकार को लेकर के उनके मन में कैसे रहा? फिर वो टेलीफोन टेप कांड वगैरह आए बीच में, वो सब तो आते रहते हैं। तो देखिए माहौल भी आपका ऐसा हो गया है राजीव गांधी के राज के बाद, इफ यू आस्क मी, कि काफी जो पुरानी परंपराएं, मर्यादाएं खत्म हो चुकी हैं। आज तो इंटेलिजेंस ब्यूरो है। इंदिरा जी के टाइम पर भी वो जाके जरा कोशिश करता था बोलने की कि नहीं बड़े अच्छा पब्लिक में आप जीतने वाले हैं, वो एक लिमिट में था। अब तो कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट का कोई मतलब ही नहीं है, जैसे मालिक को चाहिए वैसे रिपोर्ट बना के दे देते हैं वो। तो जो ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी की मर्यादा बहुत खत्म हो गई मेरी राय में। लास्ट 15-20 साल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिशियन में गिरावट आ गई, वो एक जगह है चीज है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर ठीक रहे, ब्यूरोक्रेसी, तो पॉलिटिशियन एक लिमिट के बाहर कुछ कर नहीं पाएगा। नीति पे बोले, बट रोजमर्रा के काम में काफी स्टैंडर्ड गिर गया है।
कौन से कारण थे जिनकी वजह से वीपी सिंह जी से चंद्रशेखर जी अलग हुए, अलग होकर के सरकार भी बनाई? ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये तो मुझे पता ही नहीं है कब इसमें मैं रूप में नहीं था। मैं नहीं समझता हूं चंद्रशेखर जी वैसे अलग हुए, राजीव गांधी मौका ढूंढ रहा था, क्योंकि वीपी सिंह सरकार राजीव गांधी के लिए जरा भारी पड़ रही थी ना, बोफोर्स का मुद्दा और दूसरे मुद्दे, वीपी सिंह और राजीव गांधी, और जो राजीव गांधी के सपोर्टर थे इंडस्ट्री में, वीपी सिंह सरकार वॉज डिफिकल्ट फॉर दैट होल ग्रुप। तो वो चाहते थे कोई सॉफ्टवेयर सरकार आ जाए, तो वो काम किए होंगे। कौन लोग बीच में थे, शायद सुब्रमण्यम स्वामी, चिमन भाई पटेल, ये लोग होंगे, क्योंकि पॉलिटिकली उन लोगों का मेरे से कोई कनेक्शन नहीं था कि मैं बात करूं जाके या कुछ, मुझे किसी ने कहा भी नहीं। पर सरकार बनी तो आप उसमें चंद्रशेखर जी के मंत्री थे? मैं तो शॉक्ड हो गया, सरकार बन गई, मतलब प्राइम मिनिस्टर खाली स्वेरिंग, प्रधानमंत्री और देवीलाल जी का शपथ ग्रहण हो गया। तो शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था, होने वाला था। तो वो जिससे बात चलती है मैं समझ गया, तो मैंने चंद्रशेखर के पास गया, कही मुझे आपसे बात करनी है। और प्रधानमंत्री बन चुके थे 5-10 दिन बीच की बात। मैं कहा बोलो बोलो। मैं कहा जी मिनिस्टर मुझे नहीं बनना है, मैंने सुन रहा हूँ। क्यों? वही मैं बॉम्बे रहता हूँ, दिल्ली रहता नहीं हूँ, पार्लियामेंट सेशन की बात अलग है, लेकिन मैं अरे नहीं, तो काम करने का टाइम आया तो तुम भाग रहे हो। मुझे फिर चिंता हो गई, अगले दिन मैं फिर गया कि आपसे बात करनी है, बोलो मुझे अलग से करनी है, अलग ले गया। फिर एकदम जैसे उनकी स्टाइल है, अरे तुम फिर वही बात कर रहे हो, और कोई काम बात है क्या? चले गए रूम में। फिर समझ गए कि ये तो बॉम्बे चले जाएगा, मिलेगा ही नहीं। तो उन्होंने चिमन भाई पटेल को और कहा, चिमन भाई पटेल मुझे साइड में ले गए, भाई क्या कर रहे हैं आप? क्या हो रहा है? अरे आप जानते नहीं है इनका स्वभाव, अरे भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आप नहीं रहेंगे तो यहाँ तो मामला ही दूसरा हो जाएगा, सब गलत तरह के लोग आ जाएंगे, आप अभी मना मत करिए, 6 महीने बाद आपको जो करना है करिए, अभी आप चुप रहिए, मैं जो बोल रहा हूँ करिए आप। तो मैं समझ गया कि अब तो मुझे, जब तक किसने बोला था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस देखना है, मुझे मंत्री एक्चुअली बनना नहीं था। मंत्री का काम मैं नहीं समझता, मंत्री का काम बहुत महत्वपूर्ण काम है इस देश में, मैं नहीं समझ। फाइनेंस मिनिस्टर हाँ, होम मिनिस्टर हाँ, बाकी तो आप कोई रेलवे मंत्री है, वो आप क्या अनाउंस कर देता है यहाँ ट्रेन ले जाएंगे, क्या कोई इतना कोई मुझे रुचि भी नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर का काम दे दिया ऑफिस का, तो फिर एक बार काम दे दिया तो अपने को करना ही है, वो तो प्राइम मिनिस्टर को सेफगार्ड करना है कि कोई गलत फाइल से दस्तखत करा के नहीं ले जाए। तो इतना काम आता है कि प्राइम मिनिस्टर भी कुछ कर नहीं पाता है। तो फिर वो तो ये जानना चाह रहे हैं हम लोग, चंद्रशेखर जी की सरकार शुरू हुई, जो चंद्रशेखर जी के दिमाग में जैसा भी था कि इस तरह की सरकार करनी है, चलानी है, या ये चीजें अचीव करनी है, आप उनके चीफ कमांडेंट थे उस समय। देखिए पॉलिसी में तो उनको चांस मिला ही नहीं, इतना छोटी सरकार रही, लेकिन नियुक्तियों में वो अपने ब्रेन से करते थे। गवर्नर बनाना है तो वो कोई उनसे कोई आप गलत आदमी गवर्नर नहीं बनवा सकते, खुद का उनका माइंड था, कोई इतनी लंबी हिस्ट्री थी खुद की, उसमें हम लोगों की राय कहाँ चलने वाली है। हाँ, कोई बैंक का चेयरमैन किसको बनाना है उनको तो पता ही नहीं है, उनको तो बैंक का भी नाम भी पता नहीं है, तो उसमें जरूर सलाह करेंगे। यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर थे, बोलो भाई, तो पूछ लो भाई ठीक है, तुम लोग ठीक समझो तो कर दो। उनका एक ही था कि मुझे तो उन्होंने एक हिदायत दी थी कि देखो भाई, फाइल जिस दिन आए उसी दिन यस या नो कर दो, फाइल पेंडिंग रहेगी तो करप्शन फैलता है, तो 4 आदमी ढूंढते आते हैं मेरा काम कैसे हो, हाँ कर दो या ना कर दो, उसी दिन कर दो, अपने टेबल पे कोई फाइल मत रखना तुम। वो मैंने तो फॉलो किया जितना हो सका मेरे से कि फटाक से कर दो जो करना है। बल्कि होता ये था कि अच्छा काम है, हो रहा है, तो भी उसके बाद कोई आता था, मैंने कहा हो गया तुम्हारा काम परसों ही, काय के लिए आए हो तुम। तो एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वेरी क्लियर। और वो एज ए प्राइम मिनिस्टर मुझे कहना पड़ेगा, वो बिलीव करते थे कि प्राइम मिनिस्टर का जो काम है वो प्राइम मिनिस्टर करना चाहिए, ये प्राइम मिनिस्टर काम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर काम है आज सिखों से बात करनी है, अयोध्या के मसले पे बात करनी है, फॉरेन कंट्री से बात करनी है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम है, नॉट डिटेल। अयोध्या के मसले पे चंद्रशेखर जी का बहुत बढ़िया है। मैं तो मीटिंग्स में प्रेजेंट था, उन्होंने मीटिंग बुलाई, पहली मीटिंग में आरएसएस वाले थे, मोरपंथ पिंगले थे, देहांत हो गया उनका, विष्णु हरि डालमिया, और 3 लोग आरएसएस के थे, और भैरव सिंह शेखावत और शरद पवार 2 मुख्यमंत्री थे, एक राजस्थान के, एक महाराष्ट्र के, एक उनकी तरफ के, एक कांग्रेस के,
उन दोनों को बैठा रखा था। तो जैसे मीटिंग शुरू में जाने लगा तो सब अरे तुम कहाँ जा रहे हो, बैठो। तो मैंने सब प्रोसीडिंग सुन ली। तो चंद्रशेखर जी का स्वभाव है, हाँ भाई बोलिए क्या करना है अयोध्या का। जब तक तो मस्जिद खड़ी हुई थी तो ये मोरपंथ पिंगले और ये, मैं तो आरएसएस को इतने क्लोजली फर्स्ट टाइम देखा, उनका रवैया आक्रामक एकदम। अयोध्या का तो क्या करना, तो मंदिर है, राम का मंदिर है, सबको पता है, उसमें करना क्या है। प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हो, जिनका ऐसा है तो ठीक है, जो आप उसको समझिए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी उस स्ट्रक्चर को छुएगा तो गोली से मारा जाएगा। गरीब देश है, इतनी आर्मी पुलिस पे खर्चा हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है कि देखते रहें तमाशा और लोग अपनी मनमानी करें। और मैं यूपी चीफ मिनिस्टर के भरोसे नहीं रहने वाला हूं, मैं खुद हुक्म देने वाला हूं एज प्राइम मिनिस्टर। जब तक मैं इस कुर्सी में बैठा हूं वो मस्जिद को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। और आपके कार सेवक मान लो 500 मर जाएंगे तो अच्छे काम के लिए मरे, स्वर्ग ही जाएंगे ना। तो ठंडे हो गए मोरपंथ पिंगले और वो कि जो प्राइम मिनिस्टर कमरे में धमकी दे रहा है, रामलीला मैदान में बोलना अलग बात है, ये तो कमरे में बंटू, प्रेस में तो जान ही रही है बात। तो बोले नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग सोचिए जरा। उनको भी बुलाया मैंने, बाबरी एक्शन कमेटी वालों को भी, सोचिए, रास्ता निकालिए, इतना बड़ा देश है। वो आ गए, उनको कहते हैं देखो भाई अभी आके गए हैं वो लोग, मैंने उनको कह दिया है उस ढांचे को हाथ नहीं लगा सकता मैं जब तक प्राइम मिनिस्टर हूं मेरी। लेकिन आप लोग एक बात समझो, 5 लाख गांव हैं हिंदुस्तान में, इन लोगों ने मन बना लिया और हिंदू मुस्लिम दंगे पूरे देश में छिड़ गए, तो इतनी पुलिस मेरे पास नहीं है कि हर मुसलमान की मैं जान बचा दूं। तो जो बाबरी एक्शन कमेटी के चेयरमैन के हबीब, क्या नाम, मुझे जावेद हबीब, हाँ जावेद हबीब जो भी, तो उन्होंने कहा कि नहीं तो हम समझते हैं। मैंने आप भी सोचिए, अपने लोगों से बात करिए, बातचीत शुरू करिए आप। और ये भैरव सिंह और शरद को मैं जिम्मे करता हूँ, ये मीडिएटर होंगे, दोनों बैठेंगे साथ में, आपके कोई रास्ता निकालिए। 3 दिन में संतोष जी दोनों वापस आ गए कि हम बात करने को तैयार है। तो अच्छा तो रूल बना दें, एक तो प्रेस में कोई कुछ नहीं बोलेगा, न ये ना आप, जब तक कि नतीजा नहीं पहुंचे और अग्रीमेंट नहीं हो जाए। और इनके गले में डाल दिया भैरव सिंह के और शरद के। अब वो जोधपुर हाउस भैरव सिंह जी का जो जहां रहते थे, वो मुख्यमंत्री का घर है दिल्ली में, 8-8 घंटे वहां बैठे हैं। भैरव सिंह जी हंसते थे, लेकिन जी अच्छा काम जिन्होंने कर दिया, नाश्ता और खाने के अलावा तो कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि दोनों बोल रहे हैं कि रास्ता निकालो, हमने अपनी साइड को इतना चढ़ा दिया, इनको उतारें कैसे हम लोग। लड़ाई का मूड किसी का नहीं है, दोनों साइड एग्रीमेंट चाहती है। ये बोलती है हमारी तो मुसीबत हो गई, कैसे समझाएंगे। फिर एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट भी हो गया कि ये ढांचा मुसलमान एग्री कर लिए कि इस ढांचा को हम शिफ्ट कर दें, ये जगह हम आपको दे देंगे और हमको दूसरी जमीन दे दीजिए मस्जिद बनाने के लिए। ठीक है, आसान काम है वो तो। और कानून पास कर दीजिए कि काशी और मथुरा का मुद्दा नहीं उठेगा वापस। ये लोग भी एग्री कर लिए, हिंदू लोग भी। ये ड्राफ्ट बन रहा था, उतने में सरकार चली गई। इनकी बाबरी मस्जिद की तरफ से जावेद हबीब बात कर रहे थे। हाँ जो भी थे, नाम भूल रहा हूँ, जावेद हबीब भी थे। और वो पिंगले जावेद हबीब और 2 उनके साथ और आते थे, 3 लोग उनके आते थे, 3 उनके आते थे। फिर बाद में भैरव सिंह जी के यहाँ कौन कौन जाते हैं मुझे नहीं पता, ज्यादा लोग जाते होंगे। इस समझौते के बाद फिर अगर वो समझौता नहीं, देखिए उस समझौता में जो आईबी की रिपोर्ट है कि शरद पवार ने चंद्रशेखर जी को कहा कि ये जरा 2 दिन रुक जाइए, नहीं सॉरी, शरद पवार ने जाकर राजीव गांधी से कहा कि एग्रीमेंट हो रहा है। और आईबी की रिपोर्ट है कि इन लोगों को लगा कि सारा क्रेडिट चंद्रशेखर को चल जाएगा। तो राजीव गांधी ने चंद्रशेखर को फोन किया, वो फैक्ट है, ये चंद्रशेखर जी को कुछ हो रहा है उसका, 2 दिन रुक जाइए, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, उनकी सपोर्ट सरकार चल रही है, 2 दिन रुक जाएंगे। 2 दिन में तो सरकार की, तो इसका ज्ञान किसी के पास होगा तो शरद पवार के पास होगा कि एक्चुअली क्या हुआ। और एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये तो हो गया, चलिए सरकार चली गई, नरसिम्हा राव आ गए, राजीव गांधी का असैसिनेशन हो गया, नरसिम्हा राव आते ही इस बात को अंजाम तक ले जा सकते थे, क्यों नहीं ले गए मुझे नहीं पता, क्योंकि तो पका पकाया था, दोनों साइड एग्री कर चुके हैं,
नरसिम्हा राव को बुला के उनसे एग्रीमेंट करा देना है। वो कराए नहीं, 1.5 साल बाद तो मस्जिद ही शहीद हो गई। तो वो क्यों? बीजेपी ने भी इस पे एक व्हाइट पेपर निकाला है अयोध्या पे, और बीजेपी ने भी लिखा है एक पैराग्राफ में कि द ओनली जेन्युइन अटेम्प्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वाज इन द चंद्रशेखर गवर्नमेंट। चंद्रशेखर जी की सरकार कैसे गिरी इसके बारे में तो बाद में आते हैं, पर कुछ फैसले हुए आपके सरकार में, वो जानना चाहेंगे। जैसे एक फैसले के बारे में, हम सोने वाला फैसला, ये जो गोल्ड का है कि सारा का सारा ब्रिटेन चला गया या जहां भी गया। ये फैसला लिया तो फाइनेंस मिनिस्टर ने, रिजर्व बैंक गवर्नर ने, प्राइम मिनिस्टर बात करें, मुझे पता नहीं था, लेकिन वो फैसला उचित था। 2 पहलू है उसके। पहले आर्थिक दृष्टि से उचित इसलिए था कि वो कौन सा सोना था? जो स्मगलर से और इनसे कॉन्फिस्केट किया हुआ सोना था, देश का सोना नहीं था वो। चोरी से जो सोना पकड़ा गया वो सोना था, एक बात। और सिर्फ गिरवी रखकर उसके अगेंस्ट रुपया लेने की बात थी, बेचने की बात नहीं थी। बेचा गया भी नहीं। उचित इसलिए था कि नहीं तो आप इंटरनेशनल डिफॉल्ट करते। और दुनिया में इतने देश हैं, जिस कंट्री का नाम डिफॉल्टर में आ गया है, चाहे वो मेक्सिको हो, चाहे अर्जेंटीना हो, चाहे, उसकी अर्थव्यवस्था ठीक होने में फिर बहुत बहुत साल लग जाते हैं। किसी पे आपकी विश्वसनीयता चली जाती है। तो कोई भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, लेकिन था ये बहुत साहसिक कदम, क्योंकि अपने देश में सोना हर आदमी के दिमाग में एक इमोशनल या सेंटिमेंटल चीज है, और वो नुकसान हो गया। कि जैसे आपने कह दिया सोना बिक गया, गरीब आदमी ने सोचा कि सोना ही बेच दिया सरकार ने, ये क्या सरकार है? तो मुझे एक ताज्जुब भी है और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। चंद्रशेखर जी के देहांत के बाद एक आर्टिकल आया, जयतीर्थ राव, जेरी राव, जो सिटी बैंक में जमाने में होता था, आजकल एनजीओ चलाता है। मुझे चंद्रशेखर जी को जानता भी नहीं है वो, कम से कम मैंने तो कभी उसको देखा नहीं। उसने इतना आर्टिकल चंद्रशेखर जी के बारे में लिखा, प्रशंसा करते हुए, और स्पेशली इस डिसीजन को प्रशंसा करते हुए। तो लोग समझते नहीं है कि जिस हिम्मत से इस आदमी ने काम कर दिया, नहीं तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और जो आज फायदा देखते हैं हम लोग कभी मिलता ही नहीं अगर वो नहीं करते। तो मुझे मिल गया जेरी राव कहीं। मैंने कहा भाई तुमने लिखा है, हम तो बड़े खुश हुए सुन के, आगे लोग तो गाली दे रहे हैं। नो नो नो, एज एन इकोनॉमिस्ट आई टेल यू, वो नहीं करते तो आज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आपकी कभी, ठीक है मनमोहन सिंह क्रेडिट ले रहा है, लेकिन इंडिया वुड हैव बीन द ब्लैक लिस्ट। तो सोने का डिसीजन, हालांकि फिर वो बात है, चंद्रशेखर जी भी गांव के आदमी है, वो तो 3 बार यशवंत को बोले अरे ठीक है क्या तुम देख लो, ठीक कर रहे हो ना, ये सोना होना देखो, पब्लिक में बहुत खराब मैसेज जाएगा इसका, बोले जाओ। दूसरा, चंद्रशेखर जी के ऊपर ये माना जाता है कि चंद्रा स्वामी जी का बहुत बड़ा प्रभाव। कोई असर नहीं था, मैं वो बताता हूँ। चंद्रशेखर जी की तो वो अल्हड़ टाइप आदमी थे, जिससे पुरानी जान पहचान, वो आदमी बाहर क्या घपला कर रहा है इनको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन उनके सामने नहीं बोल सकता कुछ। अब चंद्रा स्वामी का एक किस्सा बताता हूँ। सरकार बदली थी तो एनफोर्समेंट डायरेक्टर होते थे एक जॉर्ज जोसेफ या क्या उस नाम था, तो उनका तबादला कर दिया गया। तो किसको चार्ज देना है? तो यशवंत ने मुझे फोन किया कि किसको चार्ज दें, सेकंड आदमी कौन है? तो सेकंड आदमी कोई थे सज्जन एक्स, तो बोले मैं इसको आपके पास भेज देता हूँ, आप देख लीजिए, ठीक हो तो इन्हीं को चार्ज दे देते हैं। चंद्रा स्वामी ने उस थर्ड आदमी को तैयार कर रखा था, तो उसका तो एनफोर्समेंट मामला था। तो शाम को चंद्रशेखर के पास बैठा था मैं उठ के निकल रहा था, चंद्रा स्वामी घुस रहे थे अंदर घर पे। मैं अपने घर पहुंचा, इतने में फोन आ गया पीएम का, अरे भाई एनफोर्समेंट डायरेक्टर किसको बनाया? मैं समझ गया, तो वहां पहुंच गया है। तो अब इतना तो मिनिस्ट्री में किसी को नहीं बनाया अभी तक, अब तो उसका तबादला हुआ है, चार्ज दिया है नंबर 2 है उसको। हाँ यही तो मैं बोल रहा था। अगले दिन मैंने पता किया, तो बोले वो जो थर्ड आदमी है उसको चंद्रा स्वामी ने प्रॉमिस किया कि मैं तुमको बनवा दूंगा। चंद्रशेखर आते नहीं थे, सुन लेते थे हर एक की, करते थे जो ऑफिसर लोग बोले या मंत्री लोग बोले, ठीक है। चंद्रा स्वामी जैसे लोग, आपा साहब कुलकर्णी ने उनको कह दिया, एजी कुलकर्णी एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता होते थे, चंद्रशेखर जी को बहुत घनिष्ठ थे, सेंट्रल हॉल में एज प्राइम मिनिस्टर। अरे भाई ये चंद्रा स्वामी टाइप ऑफ लोगों को तुम क्यों आने देते हो अपने पास? चंद्रशेखर क्या बोलते हैं आपा साहब को, जो आपा साहब खुद मुझे नरेट कर रहे हैं बड़े खुश होके, वो मुझे बोलते हैं आपा जो चोर है उसका काम चोरी करने का, उसमें तुम क्यों ध्यान देते हो, अपना काम करो ना। तुमने क्या इसमें क्या? भाई कमल
ही नोज कि जैसे यार लोग हैं, he doesn't listen to them। मेरे को कौन बोला आपस में लिसन्स टू देम? वो तो हर एक के सुनते रहते हैं, करते अपने मन की हूं। अब सुब्रमण्यम स्वामी हमारे मित्र हैं, उनको आज तक ये गलतफहमी है कि चंद्रशेखर जी उनको वित्त मंत्री बनाना चाहते थे, मैंने नहीं बनने दिया। चंद्रशेखर जी को मुझे पूछने वाले हैं किसको क्या पोर्टफोलियो देना है? लोगों को गलत फहमी, बिकॉज ऑफ हिज कैजुअल बिहेवियर। वो बात कैजुअल करेंगे, जो काम करना है वो अपनी बुद्धि से करेंगे, वो किसी को नहीं। पर चंद्र स्वामी जी ने कई जगह क्लेम किया है कि बाबरी मस्जिद को हल करने में और साधुओं को इकट्ठा करने में उन्होंने बहुत नहीं, उन्होंने किया। ये जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई, इसमें उनका कोई लेन देन नहीं था, जो कि ठोस बात थी आरएसएस और बाबरी एक्शन कमेटी की। उन्होंने क्या किया, जो किया, कुछ साधु ले आए हो, 100-200 साधु अलग अलग पंथों के, और सबको भूंसी ले गए। और चंद्रशेखर जी को बोला एक दिन आप आए, चंद्रशेखर जी तो क्या है, साधु को मिलना, चलो भाई। तो वो अपने तरह से वो कुछ कोशिश किए होंगे, लेकिन कुछ ऑफिशियल लेवल पे उसको कोई असर नहीं, कुछ नहीं। अगर माहौल बना रहे हैं आप कि रास्ता निकलना चाहिए, तो चंद्रशेखर जी हर कहाँ करते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? सिमरन जी, एक दूसरा बता रहा हूँ, सिमरनजीत सिंह मान थे अकाली दल के एक फैक्शन की जरा आक्रामक थे, मिलिटेंट। अब उन्होंने अपॉइंटमेंट मांगा, ठीक है। तो चंद्रशेखर जी और मेरे को शादी अटेंड करने जा रहे थे, तो वहां तो चल चलो, वो मान आ रहा है, तुम भी चलो। तो एसपीजी वाले, वो मान बोल रहा है मैं अपना वो लेके आऊंगा, कृपाण नहीं हो, तलवार पूरी ऐसे। तो एसपीजी वाले क्या अलाउ करने वाले हैं? तो पूछा, अरे लाने दो, पीएम हाउस में मीटिंग हो रही है, कृपाण ये तलवार लेके बैठा हुआ है हमारे बगल में। चंद्रशेखर जी का ये रहता था मन कि अरे भाई, सिखों के लिए अगर वो एक सेंटिमेंटल पॉइंट है तो कोई तलवार लेके थोड़ी मार देगा। अरे थोड़ा गिव क्रीडेंस। मीटिंग हुई, चाय पानी आ गई, जनरल बात होती रही, हो गई, पार्लियामेंट में सवाल उठ गया, सिमरनजीत सिंह मान को आपने क्यों आने दिया? क्यों भाई, देश का सिटीजन है। नहीं, वो खालिस्तान मांग रहा है। भाई पौन घंटे मेरे साथ बात हुई, मुझे तो कोई खालिस्तान का जिक्र उसने किया नहीं। उसने कहा सिखों की कुछ समस्याएं हल होनी चाहिए। नहीं, मेमोरेंडम में दिया होगा तो उसका उचित जवाब दे दिया जाएगा। मैं तो उतना ही बता सकता हूँ जितनी बात उसने मेरे से, और फैक्ट है, लीडर ही तो लीडर होते हैं। सिमरनजीत सिंह मान थोड़ी बोले हमको देश से अलग होना है, तो प्राइम मिनिस्टर बोल देगा राम राम जाइए आप। वो तो बात कर रहा है सिखों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। तो उनका स्वभाव था कि भाई डोंट प्रोवोक एनीबॉडी। जो है देश की कॉन्स्टिट्यूशन इंटेग्रिटी तो रहेगी ना, बट उसके फ्रेमवर्क में अगर आप दुखे हुए दिल को कुछ शांति पहुंचा सकते हो, ट्राई करो। कश्मीर हो, कश्मीर ही ट्राइड मैक्सिमम। वो मैं जानना चाह रहा हूँ कश्मीर का क्या, क्योंकि आप शायद नहीं, उसमें भी वो हमारे थ्रू नहीं था, वो आईबी और उन लोग के थ्रू था कि कश्मीर में वो चाहते थे जो मिलिटेंट ग्रुप हैं, जो बिल्कुल कट्टर, उनसे भी कोई सेकंड बैक चैनल शुरू किया जाए, कैसे हल निकल सकता है। ऑफ कोर्स विद इन द इंडियन यूनियन, वो तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। चंद्रशेखर जी का प्रधानमंत्री रहते हुए किन किन विदेशी नेताओं से मुलाकात हुई, और खासकर पाकिस्तान के लोगों से कोई मुलाकात? जो प्राइम मिनिस्टर बने वो शायद 10 नवंबर को और 20 नवंबर को सार्क की मीटिंग थी मालदीव में, 7 देशों की। तो उसमें जा रहे थे, उसी दिन हम लोगों का स्वेरिंग इन किए थे वो, और सीधा एयरपोर्ट जाके चले गए मालदीव। तो अब वो तो कभी मंत्री नहीं रहे, तो प्रधानमंत्री और सीधा इंटरनेशनल मीटिंग। तो बाद में मुझे सुना रहे थे कि प्लेन में वो जो फॉरेन मिनिस्ट्री वाले बना के लाए थे स्टेटमेंट, बोले मैं 4-5 पन्ना तो मैंने करेक्ट करने की कोशिश की, तो मैंने कहा ये तो मैं अपने आप ही बोलूंगा जो बोलना है। तो वहां जाके पहले एक्सटेम्पोर स्पीच दे दी अंग्रेजी में, और वहीं नवाज शरीफ मिल गए, पहले बार ही मिल रहे थे सबसे। तो साइडलाइंस में नवाज शरीफ को कहा कि मियाँ देखो ऐसा है, आज मैं प्रधानमंत्री हूं, कल और कोई होगा, कश्मीर तो कोई पाकिस्तान को दे नहीं सकता, क्योंकि टेरिटरी की बात होती तो हो सकता था। हमारे यहाँ ये देश का मुद्दा है, इस बेसिस पे हम कश्मीर दे रहे हैं कि वहां ज्यादा मुसलमान रहते हैं, तो हमारा तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है वो ही गड़बड़ा जाएगी। और फिर हमारे यहाँ भी मियाँ ऐसे लोग हैं, फिर वो कहेंगे कि 15 करोड़ मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दीजिए। 15 करोड़ आदमी लेने की ताकत है? तो हंस दिया, बड़े भाई क्या बात कर रहे हैं आप, वो तो कोई नहीं कर सकता। बोले इसके लिए समझ लो कश्मीर को दे नहीं सकेगा। ठीक है, जो आप लोगों का स्टैंड है लहो, रेज करो, इश्यू सब जगह करो, लेकिन मन में समझ लेना
कि बात कोई प्रैक्टिकल बात होने वाली बात नहीं। तो वो तो इतना मोहित हो गया, उसने कहा आज से आप मेरे बड़े भाई हैं, अपनी डायरेक्ट कम्युनिकेशन लाइन चैनल एस्टेब्लिश करिए, जो भी मुद्दा होगा मैं फोन उठा के आपसे बात कर लूंगा, आप मेरे से कर लीजिए। दोस्ती हो गई, वो चलती रही जब प्राइम मिनिस्टर। नवाज शरीफ बहुत प्रैक्टिकल और बहुत अच्छा आदमी था, जो उनके हिसाब से, मैं तो कभी मिला नहीं उससे। तो इंस्टेंट रैपो की तो एक खुद की केमिस्ट्री है, चंद्रशेखर जी में क्वालिटी है, इंस्टेंटली वो रैपो कर लेते हैं। नवाज शरीफ तो कह रहे अपनी भाषा वाला आदमी, अपना आदमी है, उसने तो कर ही ली। ये जब वो कर से पहले से थी, बाकी लोगों से फर्स्ट टाइम मिल रहे थे। कोई अच्छा है, सौहार्दपूर्ण रिश्ते सबसे रहे। जब राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ तो प्राइम मिनिस्टर तो फिर भी थे ना, केयर टेकर, तो डेलीगेशन आते हैं हर कंट्री से, फिर उनका रूल होता है वो प्राइम मिनिस्टर पे कॉल ऑन करते हैं कंडोलेंस पे करने के लिए। सोनिया गांधी पे तो करेंगे कॉल। तो फिर जैसे होता है आपके फॉरेन ऑफिस वगैरह, तो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आया, डॉन केल के क्या नाम था उसका, तो बोले वो आएगा कंडोलेंस देने। तो फॉरेन मिनिस्ट्री वाले सब कागज लेकर आ गए कि वो कश्मीर का मुद्दा उठाएगा, तो आपको क्या बोलना चाहिए। आया पहले बोल दिया कंडोलेंस ये वो। कश्मीर वर्ड बोलते ही प्रधानमंत्री कहते हैं, मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट यू प्लीज लिसन टू मी। सी, वी इन इंडिया वी हैव ह्यूमन राइट्स, वी हैव आवर ओन प्रेस, फ्री प्रेस, जुडिशियरी, सो देयर इज नो, उसने कहा ह्यूमन राइट वायलेशन इन कश्मीर। तो कहा मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट फर्स्ट लिसन टू मी, ह्यूमन राइट वायलेशन इंडिया में होना बहुत मुश्किल है, होगा तो यहाँ तो प्रेस जागरूक है, जुडिशियरी है, हर तरह की सिटीजन को फैसिलिटी मौजूद है, बट वी हैव अ लाइन ऑफ कंट्रोल। एनीबडी ट्राइंग टू क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल विल बी शॉट डेड बाय माय आर्मी, बाय माय पैरामिलिट्री फोर्सेस, एंड आई डोंट थिंक मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट देयर इज एनी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन दैट। ओह यस यस एक्सीलेंसी करके तो मामला खत्म हो गया। वो फॉरेन सेक्रेटरी बाद में बोला, सर आप तो देखो हम तो गांव के आदमी है, स्पष्ट बात करो, ये गोल गोल जो तुम लोग करते हो ये हमारे समझ में नहीं आती, सीधी बात करो इससे कि भाई दो है, हमारे खुद का सिटीजन बोल रहा है, हमारा कश्मीरी बोल रहा है, तो उसके सब कोर्ट मौजूद है, प्रेस मौजूद है, सब मौजूद है उसके लिए। वहां से कोई आएगा वो आर्मी जाने, हम क्या कर सकते हैं उसमें। चंद्रशेखर जी ने प्रेसिडेंट बुश, उसके पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो जो प्लेन जिसपे कांग्रेस ने एतराज किया, प्रेसिडेंट बुश सीनियर, ये जो बुश था इसके पिता उस टाइम प्रेसिडेंट थे ना, तो इराक वॉर शुरू की थी उन्होंने भी एक उस टाइम, तो उन्होंने फोन किया प्राइम मिनिस्टर को कि जो हमारे इंजर्ड लोग हैं वहां, उनके लिए मेडिकल सप्लाईज या इंजर्ड लोगों को फ्लाई आउट करने के लिए श्रीलंका से प्लेन आएंगे या जहां से भी सिंगापुर से आएंगे, तो उनको रिफ्यूलिंग फैसिलिटी बॉम्बे में आप दे सकते हैं क्या। ये चंद्रशेखर ने खुद ने मुझे कहा, मैंने एग्री कर लिया, वॉर का तो हिस्सा है नहीं, ये ह्यूमैनिटेरियन है ना भाई, मेडिकल सप्लाई या बीमार आदमी को ले जाना। और फिर कमल बात यह है कि भाई कल तक रशिया था, रशिया की आड़ में हम लोग कुछ भी करते थे, अब रशिया तो है नहीं, यूएसएसआर तो है नहीं, दुनिया तो बदल रही है, तो अमेरिका से भी रिश्ते तो ठीक करने पड़ेंगे ना। तो ये तो बहुत छोटी चीज, छोटा जेस्चर उनको अपन दिखा रहे हैं, इससे रिश्ते ठीक ही होंगे ना कुछ। उनकी मदद की मुसीबत में, उसको लेके हंगामा कर दिया नेटवर्क सिंह और सबने, और कह रहे तो वो लोग हाईकमांड में डिसाइड करते हैं करके, और खिलाफ हो गए। प्रेसिडेंट बुश से भी पर्सनल रिश्ता टेलीफोन पे मिले तो कभी नहीं थे, ठीक कर लिया। प्रेसिडेंट जब इंडिया में हंगामा शुरू हुआ, प्रेसिडेंट बुश ने फोन किया चंद्रशेखर जी कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आई अंडरस्टैंड वी आर क्रिएटिंग ट्रबल फॉर यू, शुड आई आस्क द प्लेन्स नॉट टू गो टू इंडिया, आई कैन डाइवर्ट देम। उसको भी लगा कि भला आदमी है, ये मदद करने चला और ये लोग, तो चंद्रशेखर कहा कि नॉट सो बैड एट द मोमेंट, आई लेट यू नो, लेट मी नो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आई विल मेक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स। तो उनमें क्वालिटी थी, ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग रिलेशन बनाने की क्वालिटी उनमें थी। मैं नेपाल के बारे में पूछा था आपसे, चंद्रशेखर जी ने शुरू से नेपाली कांग्रेस को सपोर्ट किया? नहीं, वो तो नेपाली कांग्रेस नेता अपने इंडियन क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा लिए हुए हैं ना सब, बीपी कोइराला, मातृका प्रसाद कोइराला, जीपी तो बहुत जूनियर थे उस टाइम, तो तब से है वो तो, सोशलिस्टों के नजदीक रहे हैं, जयप्रकाश नारायण, लोहिया,
नेपाल और इंडिया का तो बहुत घनिष्ठ, नेपाली कांग्रेस जिसको कहते हैं लोग, ये तो सब एक ही थे ना, बनारस में पड़े हुए हैं मोस्टली। चंद्रशेखर जी किस सीमा तक सीरियस थे राजशाही को हटाने में और इन लोगों को लाने में? नहीं, फिर वही बात है, चंद्रशेखर जी हमेशा बात करते थे प्रैक्टिकल, तो वो तो उस फेवर में थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहे, जैसे इंग्लैंड में है, क्वीन है, क्वीन का वैभव वगैरह सब रहे, लेकिन डेमोक्रेटिक पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होना चाहिए, इलेक्टेड। वो उसी शैली में बिलीव करते थे, और जीपी कोइराला भी उसी में बिलीव करते थे कि, और हुआ भी वो 90 में जब गए, मैं भी साथ में था, यशवंत सिन्हा में हम सब भाषण दिए उनके, उसको नेपाली कांग्रेस के कांग्रेगेशन को, बल्कि अभी जो प्रेसिडेंट आए थे नेपाल के रामवरण यादव, अभी इंडिया आए थे, तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा मिलने के लिए, तो मैं गया मिलने, तो मैं तो भूल भाल के कमल जी आता हमको भूल गए, तो सर आपको कैसे भूल, आपको याद नहीं है उस टाइम जो मूवमेंट चल रहा था, आप स्टेज पे भाषण दे रहे थे, मैं तो नीचे बैठा हुआ था, प्रेसिडेंट कह रहे। तो वो तो मूवमेंट का एक अलग मैजिक होता है, तो वो तो, और किंग बीरेंद्र ने कर दिया, हो अपने सारे पावर ये चला नहीं पाए, उसमें फेलियर नेपाली कांग्रेस का है, जो 1990-91 से और 10 साल में 8 हुकूमतें बदल ली, 7 हुकूमतें, और हर एक के खिलाफ करप्शन का चार्ज, और ये माहौल बिगड़ गया, उससे माओइस्ट का अपर हैंड हो गया। फिर बाद में मैं एज एन ऑब्जर्वर हमेशा कहता था कि माओइस्ट से बात करो अब, तो शैलजा आचार्य जो थी, कोइराला जी की नींस चंद्रशेखर से बड़ी नजदीक थी, वो कहते नहीं कमल जी मैं नहीं बिलीव करती, कमल जी माओवादियों से बात नहीं करना चाहिए। मैंने कहा शैलजा जी नाउ इट्स टू लेट, सरकार आप लोग चला लेते हैं, डेमोक्रेसी को स्थापित कर देते तो बात अलग थी, अब तो या तो किंग ले लेगा पावर या आर्मी ले लेगा, नहीं तो इनसे बात करिए आप, तो को मानता कोई नहीं है, लेकिन घूम फिर के हुआ वही, और आज इस तरह की वहां पार्लियामेंट है कि माओइस्ट की सीट मैक्सिमम है, सेकेंड नेपाली कांग्रेस की है, प्राइम मिनिस्टर वो थर्ड वाली पार्टी का है। तो चंद्रशेखर जी तो इसके थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। चंद्रशेखर जी को क्या दुख रहा कि क्या नहीं कर पाए वो? नहीं, वो दुख क्या, प्राइम मिनिस्टर चली कहा 3-4 महीने के प्राइम मिनिस्टर में क्या कुछ नहीं कर पाए हो, तो उनको ये संतोष रहा कि मैंने अपने कॉन्शियंस के खिलाफ कुछ काम नहीं किया। मैंने किसी को, हमेशा एक सेंटेंस वो कहते थे, धोखा खाने में कोई बुराई नहीं है, धोखा देना मत किसी को। धोखा खाया मैंने, ठीक है, मुझे लोगों ने कहा, फिर मुकर गए तो मुकर गए, मैं नहीं मुकर सकता। सरकार टूटी कैसे? वो तो मुझे पता नहीं है, या तो ये बाबरी मस्जिद वाली बात करेक्ट है, तो या तो ये है, कुछ लोग ये कहते क्या होता था, वो भाषण देते प्राइम मिनिस्टर उठ के पार्लियामेंट में कोई भी मुद्दे पे, तो एक उनके बोलने की जो एक शैली है ही, तो मैक्सिमम क्लैप और थंपिंग कांग्रेस से होती थी, कि सपोर्टर भी थे वो दिल से, तो वो सब बातें फिर होता है ना कि आदमी डोमिनेट कर जाएगा, तो जाके बोलते होंगे लोग राजीव गांधी को कि भाई क्या मुसीबत आपने पाल ली। चंद्रशेखर जी उसके बाद फिर चुनाव हुआ, पार्टी जीरो हो गई, शायद अकेले वही जीते थे। उनके पार्लियामेंट्री लाइफ के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने जो देखा, एक चीज देखी जो हमेशा फैसिनेट करती है, बहुत ही इंप्रेस करती है, कि चंद्रशेखर जब खड़े होते थे अकेले थे, लेकिन पूरा हाउस, वो इसलिए कि जो वो बोलते थे इट इज टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द व्यूज। वो उनकी बिलीव थी कि डेमोक्रेसी में यू मस्ट फाइंड द मिडिल वे, इसलिए वो कभी भी इस पक्ष के नहीं थे, जैसे किसी ने यूज कर दिया वर्ड देशद्रोही जनसंघ के लिए, और ये नहीं कह सकते, देशद्रोही कैसे तुम किसी को कह सकते हो? मैं अग्री नहीं करता एकदम इनसे, ये बिल्कुल इनका हिंदुत्व चलेगा नहीं, और जो एकदम डोंट कॉल न्यू देशद्रोही, उनको भी पेट्रियोटिज्म का उतना ही हक है जितना अपने को है, पार्लियामेंट तो वो फोरम है, शार्पली डिसएग्री अपन करेंगे, वो बोल देते थे, वो तो अपनी हंसी मजाक में हर बात बोल देते हो। तो उनका 75th बर्थडे था, तो वहां भाषण चल रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी थे, चंद्रशेखर जी ने भाषण में कह दिया कि हाँ लोग कहते हैं कि नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा अपने भाषण में, चंद्रशेखर जी जब भाषण देते हैं तो बहुत अच्छा देते हैं, जब गुस्से में होते हैं तो और अच्छा देते हैं, और जब बहुत गुस्सा आता है तो कहते हैं प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। खूब हंसी हुई, खुद ही प्रधानमंत्री थे वो। चंद्रशेखर जी ने रिप्लाई में कह दिया, गुरुदेव ठीक कह रहे हैं कि मैं कह देता हूं, लेकिन वास्तव में मैं नहीं चाहता हूं कि अटल जी इस्तीफा दें, क्योंकि मैं जानता हूं उसके बाद और रद्दी सरकार आएगी, और रद्दी इससे भी खराब सरकार आएगी,
आडवाणी जी ने सोचा कि तो मेरे लिए बोल रहे हैं, वो फ्रंट रो में बैठे थे। चंद्रशेखर जी की बोलने की शैली ऐसी थी कि उसका आपको जोर से लगाने लगाइए भाई, बट ही वॉज क्लियर इन हिज माइंड, रास्ता निकालो डेमोक्रेसी में। अब अटल जी की गवर्नमेंट जिससे उनका तो कभी आइडियोलॉजिकल हो ही नहीं सकता था, बट ही नेवर वेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट कि ठीक है भाई वो अपनी शैली से काम कर रहे हैं। इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेकर के वो कभी नहीं, वो चिंतित हो गए। नहीं, वो मुझे बोले कि तुम कभी किसी के कहने से वेल में मत जाना हो, उसके ये वॉकआउट कर जाना अगर तुमको लगता है कोई सब्जेक्ट ठीक नहीं है तो, और ये जाके स्पीकर को घेर लेना और ये सब गलत है। वो पार्लियामेंट मर्यादा वाले थे, नेहरू टाइप कि भाई शालीनता से बोलो। बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का वो तो मैं सब कोई मतलब, देखिए वो तो आपने अवार्ड शुरू किया इतना लेट और हर एक को दे दिया टर्न बाय टर्न, तो एक औपचारिकता से आया, तो कुछ खास नहीं। आप खुद चंद्रशेखर जी के अपने पूरे साथ को या उसके पहले की घटनाओं को किस तरीके से? नहीं, मैं तो समझता हूं मेरे लिए पूरा एजुकेशन है वो। दो क्वालिटी, दो ह्यूमन वीकनेसेस, मोस्ट ऑफ अस, हम लोग उसको ओवरकम नहीं कर पाते हैं। विंस्टन चर्चिल ने पंडित नेहरू को कहा, विंस्टन चर्चिल इंडिया के खिलाफ थे, इंडिया की इंडिपेंडेंस के खिलाफ थे, गांधी और नेहरू के खिलाफ थे। इंडिपेंडेंट हो गया इंडिया, हो गया, कॉमनवेल्थ बनने लगा, तो नेहरू ने कहा कि कॉमनवेल्थ बनना चाहिए। लोगों ने कहा कि अब तो सॉवरेन नेशन है, कॉमनवेल्थ का क्या मतलब? ये हुआ कि जितनी कॉलोनीज थी पहले वो कॉपरेट करें आपस में। तो नेहरू ने फाइनल ड्राफ्ट बनवाया था, द क्वीन विल बी द सिंबल एंड हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ, हुकूक किसी के छीने नहीं जाएंगे। तो सब हो गया। तो चर्चिल ताजुब किया। तो एक बार नेहरू लंदन से पास हो रहे थे, तो चर्चिल ने मैसेज भेजा, मैं मिलने आना चाहता हूं। तो नेहरू ने कहा कि नहीं, कल सुबह मैं एयरपोर्ट जाते वक्त आई विल ड्रॉप इन एंड मीट चर्चिल। प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल, एक्स प्राइम मिनिस्टर थे। उसके घर गए, चर्चिल कहता है उनको, देयर आर टू क्वालिटीज which most human beings cannot overcome, and you have overcome both of them, so I am your admirer. Fear and hate. Most human beings में डर रहता है और हेटरेट तो रहती है, तो तुम इन दोनों को पार कर चुके हो। चंद्रशेखर जी के लिए ये लागू होता है मेरे हिसाब से। निर्भीक थे, डरते वरते किसी से नहीं थे, कभी नहीं, और हेटरेट नहीं थी। अब इंदिरा गांधी ने को जेल भेजा, एक हेट्रेड नहीं, क्योंकि तो कोई साधु संत वाली बात है मेरे हिसाब से, तो कुछ नहीं, बल्कि हंसी उड़ाते थे। जो बाकी इमरजेंसी के लोग थे, वो 25 साल हो गए इमरजेंसी को, 2000 में अटल जी की गवर्नमेंट थी, इन्होंने फंक्शन कर दिया उसका। कोई हर आदमी बोल रहा है मैं जेल में, हंसते थे। ये बताओ कमेंट, कितने टुच्चे लोग हैं। 19 महीने में जेल में अकेला था। मैं नहीं समझता हूँ मैंने कोई उपलब्धि की। ठीक है भाई, हम लोग पॉलिटिक्स में हैं, अभी तो ऐसी बात कर रहे हैं तो कोई पता नहीं क्या किए हैं लोग, कभी नहीं। और हेट्रेड का सवाल ही नहीं, बल्कि तो बाद में कहते थे कि इंदिरा जी ने कुछ भी गलती की हो, शी वॉज अ मच ग्रेटर लीडर देन मोस्ट ऑफ दिस पीपल। चंद्रशेखर जी के बारे में थोड़ी सी बातें हमने जानी। अगले हिस्से में जानने की कोशिश करेंगे कि चंद्रशेखर जी की राय देश के भिन्न भिन्न राजनीतिज्ञों के बारे में क्या है। आपने श्री कमल मुरारका जी की बातें सुनी। हमने आपसे वायदा किया था कि हम कोशिश करेंगे कि वो घटनाएं आपके सामने आए जो इतिहास में दर्ज नहीं है, लेकिन जिनका इतिहास से सीधा रिश्ता है। और ये जो घटनाएं दर्ज नहीं है, यही होती है पॉलिटिकल हिस्ट्री को लिंक करने की, पॉलिटिकल हिस्ट्री को बनाने की एक कोशिश। इस बातचीत में 3 चीजें सामने आई। पहली चीज, यह अफवाह फैलाई गई कि चंद्रशेखर जी ने हिंदुस्तान का सारा सोना जो रिजर्व बैंक में रखा था वो लंदन भेज दिया, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि वो सोना जो स्मगलरों से पकड़ा गया था, वो सोना वहां भेजा गया। दूसरा, विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद के लोग जब चंद्रशेखर जी से मिले तो चंद्रशेखर जी ने दोनों से अलग अलग एक बात साफ कर दी। चंद्रशेखर जी ने बाबरी मस्जिद के लोगों से कहा
कि हमारे पास राम मंदिर बनाने वाले वीएचपी के लोग आए थे। वीएचपी के लोगों को तो हमने समझा दिया, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर इन्होंने सारे देश में दंगे फैला दिए तो क्या होगा। लेकिन इसके पहले चंद्रशेखर जी ने विश्व हिंदू परिषद के लोगों से ये कहा कि अगर आप में से किसी ने भी बाबरी मस्जिद तोड़ने की कोशिश की तो मैं सारे लोगों को, मैं अपनी सेना को आदेश दूंगा और पुलिस को आदेश दूंगा कि जो भी वहां उसको तोड़ने की कोशिश करे उसको गोली मार दी जाए। और तीसरी महत्वपूर्ण घटना, चंद्रशेखर जी की सरकार गिरी कैसे, इस बाबरी मस्जिद की घटना से और उनकी सरकार के गिरने का एक लिंक नजर आया। शरद पवार जी और राजीव गांधी की बातचीत, क्योंकि ये मसला हल होने वाला था। शरद पवार जी ने कहा कि आप 2 दिन रुक जाइए। चंद्रशेखर जी 2 दिन रुके और उसी 2 दिन में सरकार गिर गई। अब ये खोज का विषय है। यहां से हम लीड देते हैं कि जो हमारे पत्रकार हैं वो यहां से तलाशें कि सचमुच इतिहास की उस घटना का पूरा विवरण क्या है। और आखिरी चीज, चंद्रशेखर जी ने जिस तरह नवाज शरीफ साहब को हैंडल किया और नवाज शरीफ को तैयार किया, नवाज शरीफ आज जीवित हैं, नवाज शरीफ को तैयार किया कि वो कश्मीर के मसले के ऊपर उतना जोर न डालें, क्योंकि ये मसला उस तरह से हल हो ही नहीं सकता जिस तरह से पाकिस्तान में इसका प्रोपोगेशन हो रहा है। आपसे अगली बार मिलेंगे तो हम एक किसी ऐसे शख्स के साथ मिलेंगे जिसका रिश्ता या तो राजीव गांधी से होगा, या विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से होगा, या इंदिरा गांधी से होगा, या हिंदुस्तान की किसी ऐसी शख्सियत से होगा, अटल जी से भी हो सकता है, जो हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास को बनाने में हमारी मदद कर सके और आपके सामने उन सारी घटनाओं को लेकर आ सके जो घटनाएं आज तक आपके सामने नहीं आ पाई हैं। नमस्कार।